गणपति बाप्पा मोरिया, इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे और ईटी नाउ स्वदेश गणेश चतुर्थी की हमारे सभी दर्शकों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता है। गणेश चतुर्थी कल है और गणेश चतुर्थी के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर फेस्टिविटीज के रंग आज ही से आप देखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिन भर विघ्नहर्ता गणेश जिस तरह से विघ्न हरते हैं, वैसे ही ईटी नाउ स्वदेश पूरी कोशिश करता है कि हमारे व्यूअर्स के मुनाफे का श्री गणेश हम कर पाएं। और इसी के चलते कई सारे एक्शन पैक कार्यक्रम आपके लिए, प्रोग्राम्स आपके लिए हम लेकर आएंगे और ये सब कुछ जो है आपको आपके निवेश की रणनीति बनाने में मदद करेंगे। आज मानसी 4 अहम प्रोग्राम्स हैं और हमारे जो डेस्क टीम है दीपक जी, उन्होंने 4 बहुत अच्छे नाम लेके आए हैं। डायरेक्टर साहब आज बताते कि आज फ्लेवर में क्या रहेगा। फेस्टिव सीजन है और ईटी नाउ स्वदेश तो खुल के मना ही रहा है। 4 अहम शोज भी हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। एब्सोल्युटली, और दिन भर ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। और इतना ही नहीं, देखिए, शहर विशेष करे श्री गणेश, बप्पा के रंग स्वदेश के संग, गणपति गोल्ड और गुड लक, कमोडिटी बाजार को भी टच बेस करेंगे और इक्विटी मार्केट्स पर तो लगातार बातचीत हम कर ही रहे हैं। विघ्नहर्ता स्ट्रैटेजी इस वक्त बाजार में जो हम देख रहे हैं उठापटक, उसके चलते आपके सामने स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी फोकस होगा। और देश भर में गणेश चतुर्थी की कैसी धूम है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बाजार के लिए बड़े संकेत इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी होता हुआ और अब तक अटकलें थी, नेगोशिएशन और उम्मीद थी कि डायलॉग्स होते दिखेंगे दोनों देश के बीच, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस तरह की कोई उम्मीद नहीं बची है। और इसी के चलते इम्पैक्ट हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार से लेकर एशियाई बाजार पर, इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता दिख सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टैरिफ इम्प्लीकेशंस और लगातार ये सिलसिला जारी, और इस पर इंडिया पर भी अब नोटिफिकेशन जारी। डाउ में 350 अंकों की गिरावट पर क्लोजिंग हमने देखी। गिफ्ट निफ्टी में इम्प्लाइड ओपन 17 अंकों की गिरावट के साथ नजर आ रहे हैं और वहीं एशियाई बाजार में चौतरफा बिकवाली का दबाव है। तो ग्लोबल फ्रंट पर कमजोरी के संकेत, लेकिन साथ ही भारतीय बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस की अगर बात करें, वोडाफोन आइडिया पर नजर रखें, प्रोटीन ईगाव पर नजर रखें। वोडाफोन आइडिया ईजीआर में राहत नहीं मिली है और इसी के चलते इम्पैक्ट किस तरह की पड़ती है, बाजार खुलने पर फोकस रहेगा। प्रोटीन ईगाव 1160 करोड़ का ऑर्डर कंपनी ने जीता है और इसी के चलते स्टॉक आज फोकस रेडार पर रहेगा। पेटीएम राइट्स इशू से पेटीएम सर्विस और मनी में नया निवेश करने की तैयारी और इसी के चलते इस स्टॉक पर भी नजर रखें। पेटीएम सर्विस में 155 करोड़ निवेश पेटीएम करने जा रही है और पेटीएम मनी में 300 करोड़ निवेश की तैयारी यहाँ पर। तो बाजार के बड़े संकेत और इन्हीं संकेतों के इर्द गिर्द आज बाजार में ट्रेंड नजर आएगा। लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट विदेशी बाजार में बिकवाली का दबाव और भारतीय बाजार पर इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। चलिए, तो बिल्कुल ये 4 संकेतों पर फोकस तो रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और इस वक्त अगर आप देखें ग्लोबल फ्रंट पर शरद काफी हद तक वॉलेटाइल ट्रेंड्स नजर आएंगे और 25% अतिरिक्त टैरिफ की जहां बात हो रही थी, दोनों देशों के बीच कोई डायलॉग, कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ। लास्ट वी हैव द नोटिफिकेशन। और मानसी, एक चीज और बता दूं कि आप यहाँ पे जो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है कि हम मान के चल रहे कि 25% जो है हो गया है, अभी बस एक ऑफिशियल अप्रूवल आया है। तो जहाँ पे जो अनसर्टेनिटी थी और हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्सपोर्ट प्रमोशन की अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, अब आपको लगे कि सेक्टर्स में अब फिर से क्या दबाव आएगा। देखिए, सेंटिमेंटली दबाव तो आएगा। ज्वेलरी लीजिए, आप लेंगे जेम एंड ज्वेलरी सेगमेंट, श्रिम्प सेगमेंट, यहाँ पे दबाव देखते हैं। इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन टेक्सटाइल, ये सब में आएगा। लेकिन मानसी, आगे जाते हुए जो है किस तरह इसका बेनिफिट्स आता है, क्या स्टडीज आता है, नेगोशिएशन क्या होती है, अभी भी बाकी है कहानी। ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ प्लान है और ट्रम्प है ये, तो उसमें कितना भरोसा आता है, कितना आगे बढ़ते हैं, बातचीत होती है, उस पर जो है बातचीत चलते रहेगी। ये फुल फाइनल नहीं है, बस अभी के लिए वो फाइनल कर दिए हैं, फिर वो रिट्रैक्ट भी करते हैं, इनका हिस्ट्री है, तो उस पर भी नजर रहेगी। एब्सोल्युटली। और विदेशी बाजार के संकेत भी इसी के चलते एक रिएक्शन जरूर देख रहे हैं, लेकिन
हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं ताकि इस वक्त जो इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं उस पर विस्तार से उनका टेक और उनकी एनालिसिस हम जान पाए। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्डा आप जुड़े हैं। गुरमीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सुबह सुबह अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और यहाँ पर ग्लोबल फ्रंट पर जो इम्प्लीकेशंस थे, टैरिफ इम्प्लीकेशन, उस पर अब नोटिफिकेशन जारी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे जाने जाते हैं उसी तरह से रिएक्ट भी करते हुए, लेकिन यहाँ से आगे कैसे देख रहे हैं आप सेंटिमेंट्स को, कैसे रीड करते हैं इस डेवलपमेंट को आप? देखिए, जैसे शरद ने बोला कि सेंटिमेंटली नेगेटिव है और इनिशियली शायद थोड़ा नीजक रिएक्शन भी आएगा आपको, बट कहीं ना कहीं बाजार इसे प्राइसिंग कर रहा था। आप देखिए, टेक्सटाइल स्टॉक्स वीक है, जेम्स ज्वेलरी स्टॉक्स वीक है, श्रिम्प की बात, जो भी एक्सपोर्ट इफेक्टेड सेक्टर्स हैं वो वीक रहे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और भारत ने काफी अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ सप्ताह में, जब बाकी मार्केट्स में बहुत अच्छा किया। आप चाइना देखिए, कोरिया देखिए, कुछ महीनों से जब से टैरिफ शुरू हुआ है, एफआई आउटफ्लो बना हुआ है, लगता है एक तरीके से डेली एसडब्ल्यू भी चालू है एफआईएस का। आई थिंक आज पीएमओ का मीट है, कहीं ना कहीं आई थिंक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये टैरिफ लगेगा, तो मुझे लगता है कुछ रिलीफ मेजर्स आने चाहिए आज ड्यूरिंग द डे, तो उससे हो सकता है थोड़ा सपोर्ट मिले। बट एक ओवरहैंग जो था मार्केट का, वो अब एटलीस्ट जो है अब सामने है, तो अब बाजार ये देखना चाहेगा कि और कोई सेकेंडरी टैरिफ ना हो। अगर वो नहीं होता है तो आई थिंक डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे निगाह रहेगी। आई थिंक मेन प्रॉब्लम बाजार की अर्निंग्स है। जैसे जैसे ग्रोथ वापस आएगी, अर्निंग्स थोड़ा वापस आएगी, ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे जो है साइड में होते जाएगा। जी, गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूं मैं। अब ये 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट तो ट्रंप ने कर ही दिया था और दोनों देश अब बातचीत कर नहीं रहे थे, तो इस बात की आशंका थी ही कि 27 अगस्त से लागू हो भी जाएगा और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जरा ये बताइए सर कि ये मार्केट में कितना प्राइस्ड इन है? क्या बाजार ने इसको अब्जॉर्ब कर लिया है या फिर कुछ हद तक अब्जॉर्ब कर लिया है? काफी हद तक मुझे लगता है प्राइस में। अगर आप जैसे टेक्सटाइल स्टॉक देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स देखिए, 25-30% डाउन है। थोड़ा शायद और रिएक्शन आएगा। फुली प्राइस इन तो कोई भी चीज नहीं होती है ट्रम्प के साथ, क्योंकि और मुझे लगता है ये टैरिफ भी फाइनल नहीं है। कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें थोड़े लोअर टैरिफ मिलेंगे। बट हाँ, सेंटिमेंटली नेगेटिव है, थोड़ा आउटफ्लो और देखने को मिल सकता है। और एक जो कुछ लोग कॉन्ट्रेरियन प्ले सोच रहे थे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम में, वहां पे थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट डोमेस्टिक, जैसा मैंने बोला, पीएमओ का मीट है, हम कितना डोमेस्टिक सपोर्ट देते हैं, आरबीआई कितना मॉनेटरी सपोर्ट देता है, क्रेडिट लाइंस पे क्या सपोर्ट मिलता है, उससे लगता है कि मुझे लगता है कि डैमेज एक लिमिटेड होगा। डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे वापस से मुझे लगता है निगाह रहेगी, और जीएसटी कट्स से मुझे लगता है फर्क पड़ेगा। बस ये है रिक्वेस्ट, और आई थिंक होप यही करता हूँ कि एक टाइम से पहले आ जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि नहीं तो फेस्टिव सीजन इम्पैक्ट हो सकता है अगर डिले होगा, क्योंकि बिग टिकट चीजों पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं डिमांड पोस्टपोन हो रही है, चाहे वो ऑटो है, लग्जरी गुड्स है। कल फाडा ने लेटर भी लिखा है सरकार को। तो और मैंने एक चीज देखी है अभिषेक जी, की भारत रिफॉर्म्स क्राइसिस में ही करता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, गुरमीत जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक और एक्सपर्ट को जरा शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ यूएस से ही जुड़ गए हैं इंसिड कैपिटल के अनुराग सिंह। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अब आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड इवनिंग बोलूँ सर, लेकिन ये टैरिफ लगना था और इस बात की पूरी आशंका थी कि नहीं 50% का टैरिफ लग जाएगा, लग भी गया है। आपको लगता है जैसे कि कह रहे हैं अभी गुरमीत जी कि ये भी फाइनल टैरिफ नहीं है, आगे इसमें चेंजेस होंगे, शायद आगे बातचीत हो, अब फाइनल तो ट्रंप के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जरा ये बताइए कि इससे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, क्या आपको लगता है कि यहां से थोड़े और तलखी की तरफ बढ़ेंगे या फिर दोनों देश सुलह करने की कोशिश करेंगे? आपको संभावना किसकी ज्यादा दिख रही है? अभिषेक, गुड मॉर्निंग आपको, गुरमीत जी, और जो हमें सुन रहे हैं। देखिए अभिषेक, ये चीज इससे अभी क्लियर हो गई है कि बैकडोर कॉन्वर्सेशन भी अभी नहीं चल रहे हैं, विच मीन्स द सिचुएशन अभी इम्प्रूव तो नहीं हो रही है, नहीं तो फिर ये डेफर हो जाता। तो थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है। आई एम मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट्स
एंड इवन आई वाज होपिंग दैट शायद ये 25 डेफर हो जाएगा, बेस 25 तो खैर लग ही चुका है, बट दैट मीन्स दैट ठीक है। अब देखिए डिसीजन ले लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने भी, ब्रॉडली एक डिसीजन तो ले लिया, दिशा तय कर ली है। एक्चुअली अगर आप थोड़ा ध्यान दें, कुछ जो कमेंट्स आ रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल से पिछले कुछ दिनों में, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एंड बाकी सब ने भी जो बोला, उसमें वो क्लैरिटी तो दिख ही रही थी कि वो बयान तीखे ही होते जा रहे हैं, तो विच मीन्स दैट देयर इज नो स्पेस टू कॉम्प्रोमाइज एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। तो वो बयान मुझे ज्यादा कन्विंस करते हैं अब अभिषेक के शायद इसमें दोनों ही कंट्री ने अपना डिसीजन ले लिया है। बट इससे ठीक है, अब जैसे गुरमीत बता रहे थे कि अब देखिए जो गुड्स एक्सपोर्ट हैं उसमें तो फर्क पड़ेगा, लेकिन बाकी जो सर्विसेज है वो चलती रहेंगी, वो तो अमेरिका को खुद ही चाहिए। तो अब वही होगा कि इंडिया को जो गुड्स चाहिए वो इंडिया उनको इम्पोर्ट करता ही है बिना टैरिफ के, और जो यूएस करता है सर्विसेज वो करता रहेगा। तो बेसिकली इट्स जस्ट वील हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर। अभिषेक, ऐसा लगता है कि अब ये एक बार सरकार ने एक डिसीजन ले लिया है, तो लेट्स जस्ट काइंड ऑफ मूव ऑन फ्रॉम हियर। आई वुड हैव लव्ड अगर इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा मार्केट्स को भी एक बता देती कि देखिए अब हम ये डिसीजन ले चुके हैं, तो आप लोग इस हिसाब से मन बना के अब आगे बढ़िए। वो क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं, तो हमें रीड करना पड़ रहा है बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइंस हम कर रहे हैं, लेकिन गुरमीत सर जरा ये बताइए कि अब तो ये ठीक है 50% लग गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, इस बात की आप कितनी संभावना देख रहे हैं कि भारत थोड़ा रिटेलिएट करे और अमेरिका को अपने इंटेंट के बारे में अंदाजा लगने दे? दूसरी चीज कि ये सरकार ने भी थोड़ा शॉक ऑब्जर्वर लगाने का काम किया है जीएसटी में राहत देने के जरिए। आपको लगता है कि ये जो टैरिफ के शॉक्स हैं ये जीएसटी में राहत उसको पूरी तरह से ऑफसेट कर देगा? तो देखिए पूरी तरह से तो ऑफसेट नहीं कर पाएगा, कुछ हद तक जरूर करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के पास ज्यादा इकोनॉमिक लेवरेज है यूएस पे रिटेलिएटरी कुछ करने का। और मैं होप भी करूंगा कि वो नौबत ना आए, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हैं वहां पे कोई लिमिट नहीं है। वो चाइना के साथ हमने देखा था, वो 200, 250, 300% टैरिफ पे पहुंच गया था। एनीवेज 50% टैरिफ पे या 75% या 100% टैरिफ पे ट्रेड होगा ही नहीं। तो बाजार अब फाइनली बाजार को पता है कि 50% टैरिफ लगने वाला है, तो जो डिस्काउंटिंग है, क्या अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है मार्केट को। एक बार आप क्लैरिटी आ जाए कि हाँ ये टैरिफ है, वो डिस्काउंट करेगा कितना इम्पैक्ट है ग्रोथ पे, अर्निंग्स पे, और वो सेक्टर्स पे आपको जो भी बैलेंस प्राइस सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। मेरा बस एक ही होप है कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को और पुश करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने जीएसटी कट थोड़ा डिले कर दिया। हमें ऑलरेडी अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन दिख रहा था, ये पहले हो जाना चाहिए था। और जैसा अनुराग ने भी बोला, जब 5 राउंड नेगोशिएशन के हुए थे तो मोटा मोटा तो आइडिया लग गया था कि डील नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा एक्सपेडाइट होना चाहिए, थोड़ा और रिफॉर्म्स आने चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्सेशन को भी एक बार और रीलुक करना चाहिए, स्पेशली जो कैपिटल गेन पार्ट है जो हमने इंक्रीज किया था 10 to 12.5। मुझे लगता है काफी सारे स्टेप्स अब गवर्नमेंट लेगी कि पता है कि अब ये हमारा मेन बैरियर है और उसको कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस वापस आएगा। ये एक अच्छी बात है कि आरबीआई गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है। कहीं ना कहीं हमने अपना अपना ग्रोथ को थोड़ा सा, मुझे लगता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और कई बार आपको एक ऐसा शॉक चाहिए होता है फोकस वापस लाने के लिए। और अब देखिए अभी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, अभी Q1 के नंबर आने वाले हैं, वो सिंगल डिजिट पे होंगे, हाई सिंगल डिजिट, तो वो हमारा पोटेंशियल जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो एक बार ग्रोथ वापस आएगी, मुझे लगता है काफी चीजें अपने आप सॉल्व होंगी। भारत अभी भी डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी ज्यादा है। डोमेस्टिक ग्रोथ पे जो है ऑफ कोर्स फोकस रहेगी, लेकिन अनुराग, शरद यार, आपसे एक बार जानना चाहते हैं कि जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट की तरफ ला रहे हैं, और गवर्नमेंट अभी के लिए थोड़े बहुत जो है फ्रीबीज या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से तो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया है क्योंकि टैरिफ अनसर्टनिटी थी। अब क्या होता है, और यूएस मार्केट्स में जो है ये सारे इन्वेंट्रीज को जाते हैं नए टैरिफ्स पे, कि अभी भी वेट एंड वॉच रहेगा? ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं, एसोसिएशंस क्या कह रहे हैं, ग्राउंड में क्या चल रहा है, ये बताएं। शरद, देखिए मैं वो ग्राउंड की खबर तो नहीं रखता हूँ, लेकिन जो मीडिया में पढ़ते हैं हम,
वो ये है कि एक तो ट्रांसशिपमेंट की कोशिश करेंगे एक्सपोर्टर्स, राइट? दे माइट पिक सम अदर कंट्री जहां से वो ट्रांसशिप कर सकें, राइट? जिन कंट्रीज पे 15 या 15 तो नहीं पर 20% के टैरिफ्स हैं कुछ पड़ोसी देशों पे, तो वो एटलीस्ट उनके थ्रू ट्रांसशिप कर सकते हैं। बट शरद, मेन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपोर्टर्स जो हैं इनमें कोई बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है। देखिए, इफ यू सी, एक कंट्री जब ओपन अप होता है ना तो उसमें बड़े प्लेयर्स आते हैं, तो फिर उनकी लॉबिंग कैपेसिटी भी ज्यादा रहती है। ये गारमेंट के प्लेयर्स, जेम्स ज्वेलरी, ये सब छोटे प्लेयर्स हैं, तो ये आई डोंट थिंक ये बहुत एफिशिएंटली लॉबी कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या यूएस गवर्नमेंट हो। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ये एक तो आपका वो आंसर हुआ कि आई डोंट थिंक वो लॉबी कुछ कर सकती है, बिकॉज अगर उनकी कैपेसिटी होती तो वो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट फिर उस पर एक थोड़ा सा नरम रुख अपनाती। और देखो, हमें पता नहीं है कि क्या कंपल्शंस थे, क्योंकि ये सब नेगोशिएशंस बैकरूम में चल रहे थे। तो विल हैव टू जस्ट एग्री। और एक बात जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्टर्स को सब्सिडाइज करती है, विच मीन्स इफेक्टिवली गवर्नमेंट ही टैरिफ दे रही है इफेक्टिवली, राइट? क्योंकि फिर वो एंड दैट्स नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन। तो जो मार्केट कॉल है, आप जो मार्केट में जो हिट आना है आप उन सेक्टर्स में आने दीजिए। बट ये भी तो देखिए कि आपने बाकी सारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर लिया ना। इतना बड़ा इशू नहीं है इंडिया के लिए भी ये। इट्स ठीक है, इट्स अ स्मॉल हिट टू द जीडीपी, बट दैट इज वन टाइम। बट अल्टीमेटली ये देखिए कि गवर्नमेंट ने कॉन्शियस कॉल लिया है कि ठीक है, हम इकोनॉमी को यूएस गुड्स के लिए ओपन नहीं करेंगे। नाउ इट्स अ चॉइस गवर्नमेंट हैज मेड, सो हमें उसको फॉर गुड और बैड, इसको वी शुड जस्ट सपोर्ट इट। एक चीज और ऐड करूंगा जो गुरमीत जी ने ऐड करी कि देखिए, क्राइसिस में रिफॉर्म्स होते हैं, बट इस समय इंडिया की पोजीशन क्राइसिस वाली भी नहीं है। इंडिया इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो लॉट ऑफ पीपल ट्राई एंड से कि जैसे 91 मोमेंट था, ये था, वो 91 वाज अ वेरी डेस्परेट मोमेंट। अब तो इंडिया इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी कंफर्टेबल। सो और मे बी इसीलिए शायद रिफॉर्म्स में भी डिले हो रहा है। करने चाहिए जल्दी गवर्नमेंट को, लेकिन पार्टली वो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अब वही डिस्प्ले पर आ रही है। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि वी विल लीन विद चाइना रादर देन लीनिंग विद यूएस। उससे नुकसान होगा कि फायदा, वो अब समय बताएगा आगे। शरद, कि इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ एंड वी आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन। और इसी वजह से गवर्नमेंट अभी, और कैटेगोरिकली जो आप बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि प्रेशर हो सकता है कि नीजॉक रिएक्शन के तौर पर नजर आए, लेकिन भारत डट के सामना करेगा। टू द एक्सटेंट उन्होंने ये कहा है कि हर कारोबारी को अपने शॉप्स और अपने शोरूम्स के बाहर स्वदेशी के बोर्ड्स लगाने चाहिए और कहना चाहिए कि हम स्वदेशी को, इंडिजीनियस को प्रमोट कर रहे हैं। वन क्विक व्यू आपसे जानना चाहूंगी, इंडिया की फार्मा लॉबी जो है वो काफी स्ट्रांग है। हाउ डू यू सी द इम्प्लीकेशंस ओवर देयर, और क्या आने वाले समय में भारतीय कंपनियों को ऑफशोर यूनिट्स बनाकर टैरिफ से बचने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, बट अगर ऑफशोर, मानसी, अगर इंडिया के बाहर बनाएंगे तो फिर वो कॉस्ट एडवांटेज ही चला जाएगा, तो उससे फायदा क्या होगा? अभी फार्मा पे नहीं। देखिए, अब सिचुएशन क्या है मानसी, इंडिया भी तो 45 बिलियन इंपोर्ट करता है यूएस से। वो ऑलमोस्ट नियरली मिनिमल टैरिफ पे होता है, वो 2-4% या इवन वो भी नहीं होता। वो कौन से गुड्स हैं जिन पे इंडिया जीरो टैरिफ लगा रहा है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तेजस प्लेन जो हमारे बनेंगे उसका इंजन जीई से आएगा। अब वो तो इंडिया को जरूरत है ना, उस पर क्यों टैरिफ लगाएगा इंडिया? तो इंडिया को जो चाहिए वो इंडिया फ्री में ले रहा है बिना टैरिफ के, जो यूएस को चाहिए वो यूएस लेता रहेगा। तो बेसिकली इट्स जस्ट अ नेशनल इंटरेस्ट, राइट? तो अल्टीमेटली वही होगा। बाकी जो ग्लोबल ट्रेड है वो नहीं हो पाएगा पीछे से। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर। एंड आई थिंक, आई मीन, इट्स नॉट अ, देखिए, हमें फायदा ही होता अगर हम यूएस मार्केट हमारे लिए ओपन रहता, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। बट दैट ग्लोबलाइजेशन फेज जो पिछले 20 साल से चल रहा था, वो अब वर्ल्ड ओवर ही मंदा पड़ रहा है, राइट? क्योंकि पॉलिटिकल रिसर्जेंस हर कंट्री में आ रहा है कि हमारे जॉब्स जा रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट। तो एक पॉलिटिकल कंपल्शन हर कंट्री में है, तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प पर भी है और वो आई एम श्योर मोदी जी पर भी है। तो उसमें बट आई मीन, मैं तो इसी से खुश हूं कि टुडे इंडिया इज मच स्ट्रॉन्गर एंड इट कैन काइंड ऑफ फेस एनी ऑब्स्टेकल, मानसी।
So I think pharma में I don't think there is any worry as of now, right? Because India generic supply करता है, 10 बिलियन का पूरा मामला है, इतना बड़ा खेल नहीं है वो कि उस पे कोई बहुत स्पेसिफिकली इसको टारगेट करे. एंड आई डोंट थिंक उसमें, मुझे नहीं लगता वो दैट्स अ प्ले हियर. जब वो फार्मा कहते हैं तो ट्रम्प इज रेफरिंग टू द यूरोपियन कंट्रीज जो सारी नीदरलैंड्स में रह के टैक्स हेवंस का फायदा उठाती हैं, वो उनकी तरफ उनका इशारा होता है. दिस इज नॉट द टारगेट हियर, ऐसा लगता है. मानसी, बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरे इंपॉर्टेंट खबर पर अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच और गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं. चलिए आगे बढ़ेंगे और ट्रंप ने टैरिफ इम्प्लीकेशन जिस तरह से उन्होंने कहा था उसी तरह से बिना किसी नेगोशिएशन के भारत पर दागे हैं, लेकिन इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करारा जवाब दिया है. उनका ये कहना है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के दबाव से सरकार झुकेगी बिल्कुल नहीं. उन्होंने यहाँ तक कहा है कि स्वदेशीकरण को इससे और ज़्यादा तूल मिलता दिखेगा और हम सब जानते हैं कि करंट गवर्नमेंट जो है वो स्वदेशीकरण, इंडिजीनियस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है. किसानों और छोटे व्यापारियों, पशुपालकों के हितों की रक्षा हमेशा की जाएगी. प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान भी आता हुआ दिखा है. ब्रिटेन, EU, ASEAN देशों से ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं. स्वदेशी अपनाओ अभियान को आगे बढ़ाने की बेहद ज़रूरत है. प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में भी सीधे तौर पर ये कहा है, किसानों और छोटे उद्योगों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है. टैरिफ का दबाव सहन करेंगे, किसी को नुकसान नहीं होने देंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार पर क्विकली. इस वक्त ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 60 अंकों की बिकवाली इंप्लाइड ओपन में नजर आ रही है, लेकिन किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ सकते हैं आज जब भारतीय बाजार खुलेंगे, बताने के लिए ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं. गौरव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर. 24,970 के लेवल्स पर कल हम क्लोज हुए. हफ्ते की शुरुआत ठीक ठाक हुई गौरव, ये नहीं कहेंगे कि कमजोर थी, लेकिन आज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द न्यूज फ्लो जो ग्लोबल फ्रंट पर आ रहा है, हो सकता है कि नीजॉक रिएक्शन जरूर दिखे. मार्केट के सेंटिमेंट्स कल पॉइंट थे, आज इंडेक्स वाइज क्या रणनीति बना रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसर, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट. सभी व्यूअर्स और सब पैनलिस्ट को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. कल का बाजार जिस तरीके से आया उसने एक संकेत जरूर दिया था दैट समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द कर्टन्स. बाजार ने काफी अटेम्प्ट किए 25,000 लेवल के ऊपर जाने के, लेकिन वो उस तरीके से सफल नहीं हो पाया और बाजार एक फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पे जाके क्लोजिंग हुई निफ्टी इंडेक्स की. आज के सेशन में अभी के हिसाब से देखें तो गिफ्ट निफ्टी से संकेत मिल रहे हैं 60-65 पॉइंट के गिरावट के साथ ओपनिंग होगी, यानी कि लगभग ओपनिंग होगी 24,900 लेवल की, जो कि एक प्रीवियस पॉइंट के आसपास का सपोर्ट है. 24,850 स्पॉट लेवल के अच्छे सपोर्ट हैं बाजार के अंदर. अगर बाजार उसके नीचे एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन देता है तो 200 पॉइंट के तरीके लगभग गिरावट की उम्मीद मुझे है यहाँ से, यानी कि लगभग हम आ जाएंगे 24,650. ये एक लेफ्ट ओवर गैप भी है जो 14 तारीख को निफ्टी के अंदर छूटा हुआ है, और अगर इस लेवल पे बाजार आता है तो काफी अच्छी चीज होगी. वो लेफ्ट ओवर गैप फिल हो जाएगा और उसी के साथ साथ सिमिलर लेवल्स के अराउंड ही निफ्टी का 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल एवरेज भी लाई करता है. प्लस मल्टीपल टाइम्स पे 2 से 3 बार निफ्टी इंडेक्स ने उसी रेंज के अराउंड सपोर्ट भी लिया हुआ है. देयरफॉर मेरा मानना यह है कि अगर कोई गिरावट आती है तो बहुत ज्यादा उसे नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए. ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही कंसिडर करना चाहिए. ठीक है, गिरावट अगर आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बाजार में आपके लिए बनेगी. हालांकि गिफ्ट निफ्टी में ऐसी कोई मतलब चिंता की बात नहीं लग रही है. थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है और वो इस वजह से भी हो सकती है कि देखिए कल छुट्टी है बाजार की. ग्लोबल बाजारों से जो संकेत हैं थोड़े से वीक हैं. आप निकेई देखिए, आप अगर कोस्पी देखिए, बाकी अमेरिकी बाजारों में तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है. तो उसी तर्ज पर भारतीय बाजार में हो सकता है थोड़ी सी नरम शुरुआत हो, नीचे जाए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी. लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि अगर बाजार में अगर आपको इंडेक्स को छोड़ के स्टॉक्स पर फोकस करना है तो आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, ये जानते हैं. गौरव जी गुड मॉर्निंग, बताइए फिर शेयर बताइए सर, क्या खरीदें आज के सत्र के लिए? देखिए डिक्लाइन पे मिलता है बाजार तो मैं काफी कोशिश करूंगा जमुना ऑटो के शेयर में अगर एक बाइंग लेवल मिल जाए समवेयर क्लोज टू 100 रुपए के नीचे का भाव मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा.
₹94 का एक स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर के अंदर आराम से हम एक 115 से 120 के रैली का उम्मीद कर सकते हैं आने वाले महीने, डेढ़ महीने के अंदर। ये बाय नेचर जमुना ऑटो एक वॉलेटाइल स्टॉक है, तेज मूव करता है, तो अगर गिरावट में मिले तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये एक शेयर मेरे रडार पर है। साथ ही साथ में कल के सत्र में हमने देखा धनी के शेयरों में पिछले 2 दिनों से अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कल का भी क्लोजिंग अच्छा साउंड क्लोजिंग रहा है, अपने दिन के उच्चतर स्तर के आसपास ही बंद हुआ है, लगभग 2% की तेजी के साथ। वॉल्यूम भी मैं देख रहा था तो वॉल्यूम बैक बाइंग नजर आ रही थी, व्हिच इज अगेन एक पॉजिटिव संकेत होता है। तो धनी के शेयर में भी बाइंग कंसीडर की जा सकती है। यहाँ मैं करंट लेवल पे ही बाइंग की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस कल के देश का लो का ही काफी रहेगा, लगभग उससे अगर 1% नीचे का लगा लें तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। लगभग क्लोज टू 62 रुपए के 62.5 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं लगभग 74 से 76 के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 हफ्तों में। ये 2 शेयर मेरे अभी मेजरली रडार पर हैं। गौरव जी, जमुना ऑटो को लेकर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। अब छोटी कंपनी है, काफी ज्यादा 4000 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम 6 महीने में देखेंगे तो चली काफी ज्यादा है। और तीसरी आज ये है कि अब ये ट्रंप ने जो 50% टैरिफ अनाउंस कर दिया है, तो जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं हो सकता है कि उन पर इंपैक्ट भी आए। आपको लगता है कि अभी लेना है जमुना ऑटो या फिर थोड़ा वेट कर लें? और ये आपकी जो राय है ये कितने दिनों के लिए है सर? ये 2-4 दिन की राय है या फिर थोड़ा लंबा रख सकते हैं इसको? जमुना ऑटो की जो राय है हमारी वो लगभग महीने भर के लिए है। मैं थोड़ा लंबा टारगेट इसके अंदर देख रहा हूँ 15 से 20% का, तो लगभग 1 से डेढ़ महीने का समय काल इसके अंदर लग जाएगा उस शेयर को वहां तक एक अपमूव तक ट्रेजेक्टरी पहुंचने में। और जहां तक हम ट्रंप के टैरिफ के इम्पैक्ट की बात करें, जमुना ऑटो एक लार्जर ट्रंक अपना रेवेन्यू विद इन इंडिया ड्राइव करता है। देयरफॉर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई सस्टेनेबल डाउनटेक इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमें देखने में मिलेगा। ठीक है, जमुना ऑटो को लेकर ये व्यू। चलिए कुछ और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उसकी ये समझेंगे कि अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड या 1-2 दिन का ट्रेड लेके पैसे बनाने हैं तो आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन जमुना ऑटो थोड़ा लंबा अगर आपको सोचना है, महीने भर का समय देना चाहते हैं, तो आप जमुना ऑटो पर विश्वास करके चल सकते हैं। लेकिन ये जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर बाजार में आपको एक्शन कहाँ पर देखने को मिलेगा। शरद के पास है स्टॉक्स न्यूज़ की पूरी लिस्ट। शरद बताइए, आज खबरें क्या थोड़ी सी कम है क्या रोज के मुकाबले? अभिषेक, खबरें तो हैं डिसेंट, लेकिन आपने बहुत सही कहा कि जो सेक्टोरल इम्पैक्ट है वो ज़्यादा देखने मिलेगा आपको। जो है श्रिम्प, जेम एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, वो जो है गिरे पड़े मिल सकते हैं। डोमेस्टिक फेसिंग हुआ या आप कह सकते हैं फेस्टिव सीजन, वहाँ पे थोड़ी सी अपमूव ज़रूर देखने मिल सकती है। बट आपने अभिषेक सही कहा, सेक्टोरल अपमूव ज़्यादा रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ है, उन पर नज़र डालते हैं। एबी कैपिटल आरबीआई अप्रूवल आ गई है। विशाखा मूल्य जो एमडी सीईओ बनेंगी अगले 5 साल में, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। नवीन फ्लोराइन के राजेंद्र साहू ने जो है सीडीएमओ बिजनेस की रेजिग्नेशन की है सीईओ के पद से, उनके जगह डॉक्टर विजय कैवार आने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने रूल आउट किया है कि कुछ एजीआर रिलीफ मिलेगा कंपनी को। फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रंप जो है ड्रग प्राइसेस रिड्यूस कर सकते हैं 1400 से 1500% तक का। अब क्या होगा कि जो बड़े फार्मा प्लेयर्स है वहाँ पे प्राइस इरोजन देखने मिल सकता है, तो थेरेपी प्राइसेस में थोड़ी सी प्रेशर आ सकती है, तो ये नेगेटिव रहेगा फार्मा स्टॉक्स के लिए। आरबी इंफ्रा, गुजरात के हैम प्रोजेक्ट्स हर साल 180 करोड़ रुपए के कैश फ्लोज कंट्रीब्यूट करेंगे। वही ओएनजीसी की बात करें तो नेचुरल गैस सेल स्टार्ट हो गए राजस्थान में। और हिंदुस्तान जिंक अपनी पूरी जो है मल्टी मेटल सेगमेंट में जो है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी 20 लाख टन की, और 35,000 तक करोड़ की जो है निवेश रहने वाली है। प्रोटीन ईगॉफ 1160 करोड़ का बड़ा ऑर्डर यूआईडीए से आया है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो एनसीएलटी अप्रूवल डीमर्जर प्लान में देखने मिला, जिसका इफेक्टिव डेट जो है 1 अक्टूबर को होने वाला। और जीसीपीएल अपने एनुअल रिपोर्ट पेश की है, जहां पे उनका फोकस प्रीमियमाइजेशन पे रहेगा और रूरल मार्केट्स में सैचेटाइजेशन यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स के जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वो जो है अनाउंस करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज तो है ही, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज भी आज हमें देखने मिला। और याद रखिए एचडीएफसी बैंक और करूर वैसा बैंक जो है एक्स बोनस ट्रेड होने वाले, तो यहाँ पे भी जो है मोमेंटम दिखेगा। और आखिरी आधे घंटे में एमएससीआई एडजस्टमेंट्स भी होगी, तो स्टॉक में वॉलेटिलिटी रहेगी।
एब्सोल्युटली ये एडजस्टमेंट्स पर तो फोकस है और उसमें एडिशन और एक्सक्लूजन्स कहाँ है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ढेर सारी खबरें और इन तमाम खबरों के चलते फोकस रेडार पर रहेंगे। ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स एंड थीम्स हैं जो कि ध्यान में रखने होंगे। कई सारे सेक्टर्स होंगे, बास्केट्स जहाँ पर फोकस हमें रखना चाहिए। ज्वेलरी है, इसके साथ साथ टेक्सटाइल प्लेज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स हैं और कंजम्पशन पर लगातार बातचीत हो ही रही है। जहां कंजम्पशन की बात चलिए, ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी हम देख रहे हैं ज्वेलरी स्टॉक टाइटन है। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है टाइटन पर और पॉजिटिव रिपोर्ट है, जहां पर आउट परफॉर्म के साथ उन्होंने कवरेज शुरू किया है टाइटन के स्टॉक प्राइस पर। यहाँ से आने वाले फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस होना भी चाहिए। ऑफकोर्स गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस जो हैं वहाँ ज़बरदस्त अप ट्रेंड्स हमने देखे हैं, बावजूद इसके भारत देश में इसका एक अलग ही सेंटिमेंटल सिनेरियो होता है और इसी के चलते इन स्टॉक्स पर नजर रहेगी। मैं ब्रोकरेज की बात कर रही हूँ, बर्नस्टीन की रिपोर्ट टाइटन पर जो आई है, आउट परफॉर्म के साथ कवरेज और लक्ष्य 4200 के उस जा रहे हैं। कल के सत्र में 3651 के लेवल्स पर क्लोजिंग हमने देखी, ऑलमोस्ट 1% के गेंस वहां पर नजर आए। यहां से 4200 तक के लक्ष्य भी बर्नस्टीन की रिपोर्ट एंटिसिपेट करके चल रही है टाइटन के स्टॉक प्राइस पर। इनका ये मानना है कि वित्त वर्ष 2025 से 28 के लिए 8% कैगर आय का अनुमान, यानी कि हर साल 8% के रेवेन्यूज जो नजर आ सकते हैं और FY 25 to 28 के लिए 25% कैगर एबिट जो है उसका भी अनुमान ये बनाकर चल रहे हैं। तो मुनाफे और कामकाजी मुनाफे और रेवेन्यू के फ्रंट पर और इसका हवाला देते हुए रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है टाइटन पर और इनके कैगर रिटर्न्स की अगर बात करें ऑलमोस्ट 8% ऑन रेवेन्यू फ्रंट ये रिपोर्ट मान के चल रही है और इसी के चलते पॉजिटिव आउटलुक का। गौरव, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, यहाँ से हम देखेंगे फेस्टिविटीज़ के साथ साथ यहाँ पर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ, मोमेंटम बिल्ड होता दिखेगा ज़रूर। बर्नस्टीन की रिपोर्ट तो कहती है 4200 टाइटन में नजर आ सकते हैं। टेक्निकली आपका टेक चार्ट्स पर क्या होगा? फर्स्टली इस स्पेस में मेरा भी पसंदीदा शेयर टाइटन ही है। बहुत ही अच्छी पेडिग्री है, बहुत ही एक कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है, पिछले कई सालों का एक स्मार्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, मार्केट लीडर है, टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड है, हर लिहाज से ये शेयर अच्छा है एंड ऑल सेट टू टेस्ट मच हायर लेवल्स। 3650 का करंटली ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू से लेकर अगर हम लॉन्गर टर्म का भी व्यू लें तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से शेयर काफी अच्छा लगता है। ऑल्दो थोड़े से इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं 3800 3850 के रेंज में, बट आई डोंट रियली थिंक अब ये बहुत जल्द ही एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। एक बार 3850 लेवल के ऊपर निकलता है ये स्टॉक तो एक बहुत ही फाइन ट्रेजेक्टरी के लिए तैयार हो जाएगा। आई थिंक अनदर 20-25 ऑट परसेंटेज हमें एक कुछ ही महीनों के अंदर मिल जाना चाहिए स्टॉक में एक बार ब्रेकआउट के बाद। ये पॉजिटिव स्टांस है और लार्जर प्लेयर की अगर बात करें, आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करें, ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस तो पॉजिटिविटी है ही, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर भी दुरुस्त नजर आता है ये स्टॉक। हमारे साथ अब राज व्यास तेजी मंदी से जुड़ गए हैं, राज का भी स्वागत करते हैं। राज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले टैरिफ फ्रंट पर जो एडिशनल 25% टैरिफ है, इम्प्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आता दिखा है, टैरिफ रिलेटेड स्पेसेस जो हैं उन पर असर पड़ता दिखेगा ज़रूर। कैसे रीड कर रहे हैं आप और कौन से सेक्टर्स होने चाहिए फोकस रेडार पर? तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे टैरिफ का पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि वो एडिशनल 25% टैरिफ और लगाएंगे, सो टोटल 50% टैरिफ हो जाएगा एंड मार्केट हैज समवेयर डिस्काउंटेड ऑल दीज नेगेटिव स्टफ एंड आई गेस ये अभी जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद एक इनिशियल डिप मार्केट को देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद मुझे लगता है कि एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है इंडेक्स में। सो फर्स्ट चार्ट ऑफ ट्रेड ऑन दैट बेसिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो जो 24,800 का जो लेवल है दैट हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि उसके ऊपर होगा मार्केट, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आई गेस दैट लेवल रिमेन्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड 25,000 का जो लेवल है वो ऊपर का वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन दीज रेंज बिकॉज जो फर्दर क्लैरिटी मिलनी चाहिए वो उसका वेट कर रहा है और हमें लगता है कि ये जो 50% का जो टैरिफ है वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि 25% टैरिफ भी इंडिया के लिए एक वो सपोर्ट नहीं करता है। सो आई गेस वो कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि ये इस पे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं और ये जो टैरिफ का जो है वो 50% का वो कम होके जो पहले के जो रेट्स के जो डर थे उसमें आने की संभावना है।
और जब तक इंडिया का जो जीडीपी है दैट रिमेन्स अबव 6.3%, तब तक जीडीपी फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें कोई कंसर्न्स नजर नहीं आ रहे। ये जो जैसे कि आपने कहा अभी कि जो अगर 50% टैरिफ आते हैं तो इसमें जो फार्मा हो गए, आपके जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो कंपनीज हो गए, और आपके जो आईटी रिलेटेड स्टॉक्स हो गए, तो उसमें थोड़ा एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है निचले स्तर पर। बट जो कंपनीज वैल्यूएशन वाइज जिनका कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, उन कंपनीज को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इनिशियल डिप हमें देखने को मिल सकता है, बट आई गेस दैट फेज शुड बी सीन एज अ एक्यूमुलेशन फेज फॉर द स्टॉक्स एज वेल। और इंडेक्स का मैंने आपको लेवल बताया है, दैट इट रिमेन्स रेंज बाउंड। So it's better to focus on stock specific rather than index as at this point of time. जी बिल्कुल, राज कह रहे हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और ऑफ कोर्स जीडीपी की जो इम्पैक्ट की बात करें तो रेटिंग एजेंसीज भी कह रहे हैं कि 0.3 to 0.5% का जो है जीडीपी में इम्पैक्ट आ सकता है। गौरव, एक स्टॉक है स्विगी, यहाँ पे आज एमएससीआई की एडजस्टमेंट जो आखिरी आधे घंटे में होने वाली है, जहाँ पे $293 मिलियन का इन्फ्लोज भी एक्सपेक्टेड है, नुवामा ऑल्टरनेट की रिपोर्ट कह रही है। स्विगी पे आपकी क्या राय रहेगी? ऑफकोर्स हमने देखा न्यू एज टेक स्टॉक्स में पोजिशनली अच्छी अप मूव आ रही है, इटर्नल का एक टाइप से कैचअप कर रहा है स्विगी, लेकिन आपको क्या लगता है चार्ट्स में क्या जो है मूव्स देखने मिल सकते हैं? देखिए 3 महीने में तो इन्वेस्टर्स को अच्छा कमाई करके दिया है ये स्टॉक, तो ये एक ब्रीदर या एक कंसोलिडेशन की तरफ जाने वाला है, या हमें लगता है कि गौरव यहाँ से भी अप मूव आ सकता है? ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, स्विगी के स्टॉक में पिछले कुछ समय में एक अच्छा अपमूव देखने में मिला है, ऑल्दो स्टिल टू मच लैगिंग बिहाइंड ऑफ इटर्नल, रिजल्ट फ्रंट पे भी और प्राइस फ्रंट पे भी। अब जिस तरीके का मूव आया है उसमें 300 लेवल से बढ़ता हुआ शेयर 450 लेवल पे ऑलरेडी हो चुका है, कंसोलिडेट भी कर लिया है, ऑल्दो इसने एक 360-70 से हायर साइड पे 401 की रेंज में ब्रेकआउट के नजदीक ही है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक यहाँ से ऊपर बढ़त के चांसेस ज्यादा है टुवर्ड्स 460 टू 500 रेंज के लिए। देयरफॉर जिनके पास है उन्हें श्योरली अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस काफी छोटा रहेगा क्योंकि मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स प्लेस्ड है 100, 250 मींस शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म दोनों सारी मूविंग एवरेजेस का कन्फ्लुएंस जोन यहीं पे आकर बनता है समवेयर अराउंड 380 से 400 के जोन पे। देयरफॉर इस लेवल के नीचे के चांसेस नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, तो आई थिंक इट इज एट अ ब्राइट स्पॉट और यहाँ से ऊपर बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा है इस स्टॉक के अंदर। जी बिल्कुल, इस पे भी जो है नज़र रहेगी। टेलीकॉम सेक्टर, राज, टेलीकॉम सेक्टर पे न्यूज़ फ्लोज बहुत पॉजिटिव भी आ रहे हैं, और थोड़े दिन पहले एजीआर के जो है न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे थे कि एजीआर की रिलीफ वोडाफोन आइडिया का आ सकते हैं, लेकिन अब देखें कि वो शायद जो है नहीं आने वाली है। गवर्नमेंट कह रही है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो है न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है। पोजिशनली भारतीय एयरटेल इंडस्ट्रा ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है। किस तरह आप देख रहे हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स टेलीकॉम स्पेस पे? और याद रखिए 2 अहम बात है, एक तो जो डेटा पैक्स है वो धीरे धीरे करके जो है आप कह सकते हैं वैल्यू की तरफ बढ़ रही है, वॉल्यूम की तरफ नहीं। और इस हफ्ते रिलायंस एजीएम का मार्केट आज में लिस्टिंग भी है, जहां पे ऑफकोर्स जियो को लेके जो है बाजार बहुत वेट कर रहा है कि क्या वैल्यू अनलॉकिंग दिखेगा या नहीं दिखेगा। आरपूस भी ऊपर है। किस तरह आप देख रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में एज अ होल, और उसमें आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? जो बास्केट, टेलीकॉम भी हो सकता है, टेलीकॉम एंसेसरी भी हो सकता है। राज बताएं। तो वही शरद जी, अगर हम देखेंगे लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात करी थी, तो टेलीकॉम सेक्टर पे हमारा ओवरऑल व्यू जो था वो पॉजिटिव था, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जो 3-4 कंपनीज है वो एकदम स्टेबल है। एंड आई गेस जैसे जैसे इंडिया का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है एंड वो जो हिसाब से जो डिजिटल कम्युनिकेशंस की और इंडिया बढ़ रहा है, वो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे सेक्टर पे लेके आ सकता है। और हमने देखा है कि कैसे कैसे जो कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल ने परप्लेक्सिटी जो एआई टूल है उनके साथ भी पार्टनरशिप कर दी है, और ऐसे ही उनके यूजर्स को एक फ्री एआई टूल भी उनको मिल रहा है जो एक पेड सब्सक्रिप्शन है। तो ऐसे जो पार्टनरशिप्स हो रही है डिजिटल मीडियम के थ्रू एक सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो दौर है, वो काफी पॉजिटिव है ये सेक्टर के लिए, और वो आगे चल के और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लेके आ सकता है। रही बात वोडाफोन आइडिया की, तो वो जो डीओटी का जो अब आया है, तो आई गेस पहले भी बहुत ऐसे कमेंट्स आए हैं विद रिस्पेक्ट टू वोडाफोन इंडिया कि उनको एजीआर के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। बट अगर हम देखा जाए तो जो मिनिस्ट्री ओवरऑल का जो फोकस है वो है कि उनको एक
1 या 2 प्लेयर इसको टेलीकॉम सेक्टर को नहीं बनाना है। उनको जो अभी 3, 4, 5 प्लेयर्स हैं अभी इंडस्ट्री में, उनको सेक्टर में मजबूती देनी है और उनको वही अभी रहने की एक्सपेक्टेशंस है। तो मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया पे इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एंड आई गेस जो लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी कि जो 1 जीबी का जो सब्सक्रिप्शन जो प्लान जो जियो ने कैंसिल कर दिया है, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स हायर जीबी प्लान्स, एंड दैट विल प्योरली इम्पैक्ट दिस आरपूज। एंड भारती एंड एयरटेल ने भी उसकी सराहना करी है। बट अगर हम वोडाफोन आइडिया का क्लाइंट बेस देखें, सो दैट इज क्वाइट ह्यूज एट 4G लेवल्स, और उन्होंने अब तक इसके बारे में कुछ इम्पैक्ट या बताया नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपने लेवल्स इस तरफ पे ही रखेंगे तो उनके जो क्लाइंट बेस है तो वो काफी बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि इंडिया का जो माहौल है वो है कि जब तक उनको कम रेट्स पे जो चीजें मिलती है उन लोग उस पर संतुष्ट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक दोनों के लिए हो सकता है, वोडाफोन आइडिया के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है, एंड बाकी भारती एयरटेल और जियो के लिए जो हायर आरपूस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो डायरेक्टली उनके पॉजिटिव जो बॉटम लाइन है उसको इम्पैक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है ओवरऑल सेक्टरली अगर हम देखेंगे तो काफी पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया बीइंग बिकॉज ऑफ द रीजन और जो हर बार गवर्नमेंट के थ्रू है या जो ड्यूटी पे थ्रू आया है उसके एक नेगेटिव हेडविंड है। बट बाकी आई गेस हम देखेंगे तो भारती एयरटेल वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द सेक्टर रिव्यू। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये भी, लेकिन चलिए फटाफट कुछ और शेयरों की तरफ बढ़ते हैं। और गौरव जी, आप एक बार जरा व्यू दीजिए प्रोटीन EGOV पे। UIDAI से इनको ऑर्डर मिला है 1160 करोड़ रुपए का, और ये 188 जिलों में आधार सेवा केंद्र ये स्टैब्लिश करने वाले हैं। और हमने देखा था कि जब पैन 2.0 को लेकर एक कंपनी को झटका लगा था, वो कॉन्ट्रैक्ट इनको नहीं मिला, तो उस वक्त भाव था करीब करीब हमें 1400 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे, वहां से शेयर गिर के 700 रुपए आ गया। तो कम से कम वो झटका तो हम कह सकते हैं कि प्राइस में पूरी तरह से एडजस्टेड है। अब ये एक नई लीज ऑफ लाइफ कह सकते हैं, एक बढ़िया इनको ऑर्डर मिला है सरकार से। 818 रुपए का भाव है। आप जरा बताइए, कल तो कमजोरी रही लेकिन आज हो सकता है कि गैप के साथ ही शेयर खुले, क्या करना चाहिए शेयर में? वो न्यूज आई थी जिसके ऊपर इस शेयर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई, तब ये कंफर्टेबली अराउंड आई थिंक 1400 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। सडन 2 ही दिनों में 1001 के लेवल पर आके गिर गया, और देर आफ्टर हमने देखा एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन एवरी डे आता ही चला गया, और उन लेवल से देखें तो अभी आधे भाव पे ये शेयर मिल रहा है जहां से अपटेक आना स्टार्ट हुआ है। ये केवल 1-2 दिन का ही अपमूव बना है इसके अंदर। देयरफॉर अभी मैं बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं कहूंगा कि कोई रिवर्सल के संकेत हैं। केवल 1-2 दिन के मूव के ऊपर इतने बड़े डिप पे एक व्यू पॉइंट बना पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आई विल स्टिल वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। क्या ये 900 साढ़े 900 की रेंज में कंसोलिडेट हो पाता है, कुछ समय बिताता है, देन ओनली मैं इसमें कंसिडर करूंगा। अदरवाइज इट इज स्टिल एन अवॉइड इन माय लिस्ट। अवॉइड कीजिए, 900 रुपए के ऊपर जब निकले तो ही आपको इसमें कोई रणनीति बनानी है। एक और शेयर हिंदुस्तान जिंक भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि इसको लेकर खबर यह आई है कि कंपनी 30,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ का बड़ा निवेश करेगी और प्रोडक्शन दोगुना करके 2 मिलियन टन यानी कि करीब 20 लाख टन करने की योजना है। हालांकि अगर आप अगस्त की चाल देखेंगे, अब ये महीना लगभग अब खत्म होने की कगार पर है और एक रेंज में ही ट्रेड किया है शेयर ने। हिंदुस्तान जिंक को लेकर गौरव जी क्या व्यू होगा आपका? आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ समय में बिल्कुल एक नैरो रेंज में ये शेयर ट्रेड किया है। केवल एक अपटिक था, वो भी फॉलन डाउन था, बिल्ड नहीं कर पाया शेयर उसके ऊपर। अभी दोबारा कोशिश कर रहा है। करंटली जो भाव चल रहा है दैट इज अराउंड 430 के आसपास का। मैं इसमें इंतजार करूंगा एक बार इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए 450 लेवल के उसके ऊपर का, देन एक अच्छा बेट वहां पे बनेगा। देयरफॉर ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो 450 के ऊपर 475 से 480 के एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स नजर आते हैं। और थोड़ा सा अगर हम 2-3 महीने का व्यू बना ले तो एक फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 525 भी पॉसिबल है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक को लेकर ये व्यू आपके सामने। गोदरेज कंज्यूमर
इसने कुछ कुछ अपने ग्रोथ प्लान के बारे में बताया है, अपनी जो सालाना रिपोर्ट जो पब्लिश की है। और कंपनी ने कहा है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर कंपनी फोकस बढ़ाएगी, ग्रामीण इलाकों के लिए छोटे पैक्स लॉन्च करेगी। और ये देखा गया है एफएमसीजी इंडस्ट्री में कि जितनी छोटी आप पैकेजिंग करती हैं, आपको अपनी ग्रोथ को, वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद मिलती है, और उस स्ट्रेटजी की तरफ कंपनी जा रही है। अब ये फेस्टिव सीजन है, तो ये सारे के सारे कंजम्पशन रिलेटेड जो शेयर है फोकस में तो वैसे भी रहेंगे। गोदरेज कंज्यूमर पर राज, एक आप अपना व्यू दीजिए, कैसा लगता है ये शेयर आपको, और इसमें क्या रणनीति बनाएं? तो डेफिनेटली अगर हम देखें कि ओवरऑल जो एफएमसीजी प्ले पे हमारा जो व्यू था वो काफ़ी पॉजिटिव था, क्योंकि हम बहुत टाइम से बोल रहे थे कि जो डोमेस्टिक जो प्ले और डोमेस्टिक थीम्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स है, जो भी बिकॉज ऑफ टैरिफ का जो इम्पैक्ट का जो ये जो सिनेरियो है उसके चलते। तो उसमें अगर हम देखेंगे कि गोदरेज कंज्यूमर्स जैसे हो गए, अगर हम डीमार्ट का भी देख ले, अगर हम वरुण बेवरेजेस देख ले, टाटा कंज्यूमर देख ले, तो सारे के सारे जो अपने जो स्टॉक्स है वो काफी भी पॉजिटिव स्टेप पर है। और रही बात फेस्टिव सीजन की आगे, तो जो कंजम्पशन डिमांड है मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स वो काफी मजबूत रहने वाला है कंपनीज के लिए। और हाल ही के क्वार्टरली अर्निंग्स में भी अगर आप देखोगे तो सब मैनेजमेंट ने ओवरऑल ये बताया था कि जो एक रॉ मटेरियल इम्पैक्ट जो था, जो ऑपरेशनली जो परफॉर्मेंस को डिटोरिएट कर रहा था, वो अभी कुछ हद तक अभी स्टेबल हो गया है। तो जो ऑपरेशनली जो इशू हो रहा था रॉ मटेरियल्स का हायर प्राइसेस पे या जो भी, तो वो अभी इम्पैक्ट जो है वो अभी कम नजर आता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल ये कंज्यूमर थीम के लिए जो है वो काफी पॉजिटिव है। और जो हिसाब से जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं मार्केट में कंपनीज, और जो इनोवेशंस भी लेके आ रहे हैं बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेंटीमेंट, तो मुझे लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर के साथ साथ बाकी भी जो एफएमसीजी कंपनीज है उनके लिए भी एक पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। तो हमारा जो एफएमसीजी पे जो है पैक है वो हमारा सेक्टरली हमारा व्यू पॉजिटिव है। और इसमें स्टॉक स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो हमारे टाटा कंज्यूमर्स, डाबर, वरुण बेवरेजेस, ये सब स्टॉक्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। ये बिल्कुल एफएमसीजी पैक पे जो है डोमेस्टिक फेसिंग भी है, उस पर भी हमारी जो है नज़र ज़रूर है। गौरव, एक बार डोमेस्टिक फेसिंग की अगर हम बात करें तो एक बार न्यूएस्ट टेक स्टॉक्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। हमने देखा कि अच्छी जो है अपमूव जो है हमें नायका, डिलीवरी जैसे स्टॉक्स में भी देखने मिल रही है। जिस तरह फेस्टिव सीजन कंटिन्यू हो रहा है और ये नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जीएमवी जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होता है उसमें भी मोमेंटम आ रही है। क्विक कॉमर्स में तो सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है, बीट इन्फ्लुएंसर कोलैब्स या इनके इंक्वायरीज। किस तरह आप न्यूएस्ट टेक स्टॉक्स को देख रहे हैं और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे अट्रैक्टिव ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स चल पड़े हैं, यहाँ पे कहीं पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है गौरव? शेयर का नाम लिया नायका। नायका के अंदर एक अच्छा खासा हमें क्लियर कट रिवर्सल नजर आया है। हम भी पॉजिटिव हैं नायका के ऊपर, और हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले समय में जिस प्रकार का अपमूव रिसेंट पास्ट में देखने में मिला है वो अभी कंटिन्यू करेगा। और इस शेयर के अंदर मच हाई लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी भी कल भी इस स्टॉक के अंदर अपना लाइफ टाइम हाई बनाया और वहां से अपना आगे बढ़ा है ये शेयर। और ये अपमूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ते हुए। करंट में स्ट्रेट अपमूव हमने देखा है स्टॉक के अंदर 200 रुपए से 231 रुपए का, ये लगभग 15% का स्ट्रेट अपमूव था इस शेयर के अंदर, जो कुछ ही दो एक हफ्तों में हमने देखने में मिला है। प्लस अगर हम इस पर्टिकुलर मूव की भी मैं बात करूं, जो ब्रेकआउट देखने में मिला है वो भी हमें संकेत देता है कि लगभग ये 250 के तरफ अग्रसर है ये स्टॉक। साथ ही साथ में जिस प्रकार के इस कंपनी के नतीजे पोस्ट कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स से, वी आर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग इट, इसके मार्जिन्स इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में पॉजिटिव रहेगा। प्लस विद द ऑनसेट ऑफ अर्निंग सीजन गिफ्टिंग भी काफी ज्यादा होगी और नायका के गिफ्ट पैक्स वगैरह भी काफी अवेलेबल हैं। देयरफॉर हम उम्मीद करते हैं जो लेटर हाफ ऑफ द ईयर होगा वो बेटर रहेगा अपने फर्स्ट हाफ से। ये बिल्कुल नायका पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। राज, एक बार रिलायंस पे फोकस करते हैं। इस फ्राइडे बहुत अहम जो है एजीएम आने वाला है, वो मार्केट आवर्स में आएगा। लाइकली एक्सपेक्टेड रहेगा कि जियो की लिस्टिंग की क्या टाइमलाइन है वो भी एक्सपेक्टेशंस में रहने वाली है। और फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस भी जो है पिछले 5-6 सेशन में जो है अच्छे रिपोर्ट्स ला रहे हैं और 1600 से 1700 के टारगेट्स भी देना शुरू कर दिए हैं। किस तरह आप देख रहे हैं रिलायंस पे, उस पर एक बार आपकी राय लेना चाहूँगा राज।
सो रिलायंस ओवरऑल एज अ कंपनी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो डेफिनेटली रिलायंस जो होगा तो वो हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए, बिकॉज इट हैज एक्चुअली क्रिएटेड वेल्थ फॉर दी इन्वेस्टर्स। हालांकि वेल्थ जनरेशन को थोड़ा टाइम लगा था, हमने देखा था कि 10 इयर्स तक स्टॉक ने कुछ रिटर्न नहीं दिया था, बट कोविड के बाद उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और हाल ही में जब लास्ट टाइम 1 साल पहले जब उनका बोनस इश्यू हुआ था, तो उसके बाद भी स्टॉक ने खास कुछ परफॉर्म किया नहीं है। बट अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की पिक्चर की बात करें, तो डेफिनेटली एक प्योर ऑयल जो कंपनी थी इनकी, तो उसके तहत अभी वो जो कंज्यूमर फेसिंग और है ना, जो अपने जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी पर वो ज्यादा फोकस करे जियो प्लेटफॉर्म्स के तहत। और रिटेल की साइड जो इनका जो मेन फोकस है वो काफी बढ़ते नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टोर ओपनिंग रूरल एरियाज में भी, जो वहां पे वो मार्केट टीयर 2 टीयर 3 में कर रहा है। तो उसके चलते मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है इन द कमिंग पीरियड। और वो जो उनका जो एक जो जोमैटो जो सॉरी वेस्ट साइड का जो एक उनका एक रिटेल का जो एक सेगमेंट है, उनको एक डायरेक्टली कम्पीट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है, जो फंडामेंटल पिक्चर की साइड अगर हम देखेंगे तो वो काफी पॉजिटिव है। और उनका जियो के भी थ्रू जो आरपूस को लेके जो उनका पॉजिटिव मोमेंटम इंडस्ट्री में बना हुआ है, एंड दे आर सेड टू बी इंडस्ट्री लीडर्स, तो मुझे लगता है कि आगे चल के भी एक पॉजिटिव मोमेंटम फंडामेंटली बन सकता है। और मैनेजमेंट रिमेन्स क्वाइट कॉन्फिडेंट। अगर हम लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि वो रिटेल की साइड में भी काफी हद तक उनकी बिजनेस मॉडल और डाइवर्सिफिकेशन के रिलेटेड उन लोग बात कर रहे हैं, ऑफ अकाउंटिंग ओपनिंग मोर स्टोर्स, एंड दैट विल एड मोर मार्केट शेयर टू द कंपनी। तो मुझे लगता है कि ये काफी बेहतर है फॉर अ लॉन्गर टर्म पीरियड होराइजन। एंड डेफिनेटली जो एजीएम होगा वो काफी वॉचफुल होगा, एंड और हमेशा वो वॉचफुल रहता है, तो उस पर हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट डेफिनेटली फॉर अ लॉन्गर टर्म होराइजन ऑफ next 2 to 3 years, Reliance is definitely a good buy. ठीक है, धन्यवाद राज। अहम जो है व्यूज आपने रिलायंस पे दिया, लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हम लौटेंगे। हैं हमारे स्क्रीन पर, लेकिन थोड़ा सेटल होने देते हैं। 9:08 के आसपास इन्हें विजिट करेंगे और हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे कि उन स्तरों पर करना क्या चाहिए। हमारी पैनल पर राज व्यास, गौरव शर्मा तो है ही, लेकिन एक और एडिशन हुआ है। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बताएं कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स और आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? आप सभी को और सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्पेशली आप जब महाराष्ट्र और मुंबई की बात करते हो तो ये त्योहार नहीं, एक इमोशन है। सो आई थिंक उस इमोशन में हम सब भरे हैं, और आई थिंक बाजार भी गणपति की तरह एक प्रॉस्पेरिटी देगा, और काफी कुछ सीखने को मिलता है यदि हम गणपति जी की और मार्केट की बात करें तो। और इटिना स्वदेश भी आज गणेश चतुर्थी पे खास कवरेज कर रहा है। तो बिल्कुल आप सभी को बहुत ढेर सारा समृद्धि मिले, आपका पोर्टफोलियो एक नए रूप में बढ़े, यही शुभकामना है। बट बाजार की बात करें तो बाजार में दो चीज हो रही है। एक तरफ जीएसटी रिफॉर्म्स और डोमेस्टिक पॉजिटिव क्यूज, चाहे एसआईपी फ्लो देखने को मिले, और दूसरी तरफ ट्रंप के टेरिफ वॉर और एफआईएस की सेलिंग। तो उसके चलते बाजार एक बड़े दायरे में कामकाज करेगा। आप देखोगे फ्राइडे को एक सेल ऑफ देखने को मिला था, कल एक रेंज बाउंड बायस बना था, उससे पहले आप देखोगे तो डेली चार्ट में हायर लोस के सीक्वेंस बन रहे थे। तो एक रेंज में फंसा हुआ है, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति इंटेक्ट रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 24,750 के ऊपर इंटेक्ट है, कोई भी डिक्लाइन आता है खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 25,150 की लेवल रहेगा। हालांकि अब 2 दिन और बचे हैं मंथली एक्सपायरी के चलते, और आज सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी है, तो उसके चलते थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। बट जब तक 24,750 का लेवल होल्ड करता है, बाय ऑन डिक्लाइन के साथ 25,150 के अपसाइड के लिए प्ले करना चाहिए, और या इस दायरे को कामकाज के लिए यूज करना चाहिए।
एब्सोल्युटली। तो चलिए, इस बीच रुपए की ओपनिंग भी हुई है, 15 पैसे कमजोर खुला, रुपया 87 रुपये और 70 पैसे के लेवल्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले अगर देखेंगे 15 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए की शुरुआत इस वक्त होते हुए देखने को मिली है। करेंसी की चाल पर भी लगातार फोकस है, बुलियन मार्केट पर भी, और साथ ही एनर्जी पैक में किस तरह के सेंटिमेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता भी रहे थे कि टाइटन को लेकर बर्नस्टीन की पॉजिटिव रिपोर्ट है। ज्वेलरी काउंटर्स, गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस जो है यहाँ से फोकस रेडार पर रहेंगे जरूर। और प्री ओपन में अगर देखेंगे 0.5% to 1% गेंस के साथ टाइटन का स्टॉक जो है खुलने की तैयारी करता हुआ। चंदन, स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशन कौन से स्पेसेस, कौन से सेक्टर्स, स्टॉक्स कौन से आपके रेडार पर? बिल्कुल, देखिए, एक तो हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं सेलेक्टिव कैपिटल मार्केट थीम पे, और उसमें मैं एचडीएफसी एएमसी पे नजर डालना चाहूंगा। एचडीएफसी एएमसी का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। मंथली चार्ट पे लगातार पिछले 6-7 महीने से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बने हैं। डेली चार्ट की तरफ भी नजर डालें तो 3 दिनों से 4 दिनों से कंटिन्यूसली हायर बेस बन रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। 5780 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 6100 तक के टारगेट एचडीएफसी एएमसी में बनने चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे कि सिलेक्टिव कंजम्पशन थीम वापस फोकस में आ रही है। नाइका एक पॉजिटिव सेटअप वाला काउंटर है, जहां पे डेली चार्ट में एक पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट बना है। 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में कल मोमेंटम बना, जो इंडिकेट कर रहा है कि नई रैली बननी चाहिए। हालांकि ऊपर से कूल डाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से वापस एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो 224 के सपोर्ट से 240 तक के टारगेट नाइका में बनने चाहिए। सो एचडीएफसी एएमसी और नाइका शुरुआती तौर के दो एक प्रिफर्ड पिक यहाँ पे बन सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी और नाइका, चंदन तापरिया की तरफ से उनके बाजार खुलने से पहले ट्रेडिंग आइडियाज, उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 240 तक के टारगेट्स नाइका में वो एंटिसिपेट करके चल रहे। 224 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। और एएमसी स्पेस से जुड़ी कंपनी एचडीएफसी एएमसी पर भी उनका फोकस है, और उनकी स्ट्रैटेजी जो है टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपकी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। 6100 के टारगेट्स, 5780 का स्टॉप लॉस। गौरव, एक व्यू आपसे इटर्नल और यहाँ पर स्विगी पर जानना चाहूँगी, और दोनों की कंपैरिजन अगर करें, एंड ऑफ कोर्स कंजम्पशन की जहाँ हम बात कर रहे हैं, फेस्टिविटीज़ की जहाँ बात हो रही है, डिमांड तो बढ़ेगी ही, और ऑनलाइन कह सकते हैं फूड डिलीवरी स्पेस में भी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखेगी, बिकॉज जहाँ फेस्टिवल मोड होगा देश भर में, तो फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी की भी भरमार और बढ़त लगातार देखने को मिलेगी। स्विगी 0.5% गेंस के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ, इटर्नल पर भी फोकस होना चाहिए, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं मजबूती के साथ खुलने की तैयारी ज़रूर है। दोनों कंपैरिजन में कौन से बेहतर लगते हैं आपको? So firstly, we have a coverage on Eternal with a buy rating on it. और certainly जिस तरीके से अभी हमने Eternal के नतीजे देखे, ब्लिंकिट का जिस तरीके से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड नंबर ऑफ कस्टमर सर्विस, वो आउटपास किया है मेजर जोमेटो के नंबर्स को, तो आई थिंक उसने अपने लिए एक नेक्स्ट और एक क्लियर और एक बड़ा रेवेन्यू लाइनअप ओपन कर लिया है। देयरफॉर फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हम उसके अंदर एक बाई की सलाह रख रहे हैं। लेकिन अगर हम इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात करें तो स्विगी को यहाँ पे अलग से नहीं छोड़ा जा सकता है। एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला है स्विगी में, और अभी बॉटम से जिस तरीके से स्विगी का है, तो एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे स्विगी भी अवेलेबल है। देयरफॉर फ्रॉम ए इमीडिएट स्टैंड पॉइंट या नियर टर्म के हिसाब से स्विगी के अंदर एक तेज अप मूव की पॉसिबिलिटी कंपेयर टू इटर्नल बेटर बन रही है, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हम इटर्नल को सपोर्ट करेंगे। नजरिया है तो इटर्नल पर फोकस रहेगा, ऑफ कोर्स स्विगी में भी, बिकॉज स्विगी अब तक प्रॉफिट में आया नहीं है पिछले 2-3 क्वार्टर्स की भी अगर बात करें, और इसी के चलते यहाँ स्पेस ज़्यादा है रनअप, या कह सकते हैं कि बेहतर होने की, परफॉर्मेंस दिखाना बाकी है उसको। शॉर्ट टर्म बेसिस पर स्विगी पर भी नज़र है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले इटर्नल पर लगातार फोकस है भी, एक्सपर्ट्स का टेक्निकली भी और फंडामेंटली, साथ साथ ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये स्टॉक रहता है। लेकिन चलिए 9 की नौरत्न की सूची आपके सामने रख देते हैं, और ये बताने के लिए हर रोज़ की तरह शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, टेक्सटाइल्स, जेम, श्रिम्स, इन पे जो है नेगेटिव रिएक्शन आज देखने मिलेगा। यूएस ने नोटिफाई कर दिया कि एडिशनल 25% टैरिफ जो है लगने वाले हैं, अगस्त 27 से रहेगा, तो इस पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। फार्मा स्टॉक्स यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि यूएस में 1400 से 1500% जो है प्राइसेस गिरा सकते हैं ड्रग प्राइसेस के। अगर प्राइसेस गिरते हैं तो प्राइसिंग इरोशन रहेगा, जो कि कंपटीशन और ले आएगा और यील्ड्स में प्रेशर आएगा फार्मा कंपनीज पे। एबी कैपिटल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। आरबीआई की अप्रूवल आई है विशाखा मूल्य एज ए एमडी सीईओ के जगह अपॉइंट करने के लिए अगले 5 साल के लिए।
तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर रहेगा। वोडाफोन आइडिया, डीओटी ने रूल आउट किया कि एजीआर रिलीफ जो है वोडाफोन आइडिया को नहीं मिलने वाली है, स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। आईआरबी इंफ्रा हमारा अगला स्टॉक रहेगा, जहाँ पे गुजरात के हैम प्रोजेक्ट्स जो है 180 करोड़ रुपए जो है एनुअली उनको मिलने वाला है। वही प्रोटीन ईगॉफ की बात करें तो 1160 करोड़ का इनको एक बड़ा ऑर्डर जो है मिला है UIDIA से, तो ये भी जो है एक बड़ा रिवर्सल जो है स्टॉक में हमें देखने मिल सकता है। इसके अलावा MSCI के आज एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं, उस पर बात करें तो स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, हिताची एनर्जीज़ और वारी एनर्जी जैसे स्टॉक्स जो हैंगे जहाँ पे इंक्लूजन्स रहेगा, तो आखिरी 1 घंटे में जो है इनमें वॉलिटिलिटी आ सकती है। यहाँ पे इन्फ्लोज आपको देखने मिलेगा। एक्सक्लूजन्स में सोना, BLW और थर्मैक्स है। हमारा 8वां स्टॉक मज़गांव डॉक, उन्होंने क्लैरिफिकेशन की है कि जो 70,000 करोड़ का जर्मनी का साथ सबमरीन डील था वो ट्रू नहीं है और ये स्पेकुलेशन है, तो स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है कल के गेंस के बाद। और आखिर में टाइटन पे नज़र रखिएगा, बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट कवरेज के आउट परफॉर्म का टारगेट प्राइस रखा है 4200 रुपीज़ पर शेयर का। एब्सोल्युटली शरद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये 9 के नौरत्न की सूची हमें बताने के लिए। तो स्टॉक वाइज तो एक्शन लगातार भरपूर नजर आ रहा है, लेकिन चंदन जी एक टेक आपसे आईटी सेक्टर पर भी जानना चाहूंगी। आईटी सेक्टर में साइडवेज मोड दिखाने के बाद एब्सोल्यूट कमबैक हम देख रहे हैं और कल का सत्र तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर आईटी सेक्टर रहा, बी इट द लार्जर प्लेयर्स और द मिड कैप प्लेस। हो सकता है कि आज बिकॉज टैरिफ को लेकर खबरें आई हैं और इसके अलावा फेस्टिविटीज के चलते कंजम्पशन का मोड ऑफ फैक्टर जो है वो प्ले आउट करेगा और इसी के चलते शायद एक साइडवेज मोड दिखे आईटी स्पेस पे। बट हाउ आर द रिकमेंडेशंस ऑन आईटी सेक्टर? कैसे देखते हैं इस सेक्टर को अब यहाँ से आप? क्या कन्विक्शन वापस बन गया है? देखिए, पिछले महीने में आईटी सेक्टर में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और आईटी सेक्टर वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर सेक्टर था पिछले महीने बिकॉज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट के कमेंट और यूएस मार्केट के आईटी बाजार के सेंटिमेंट की वजह से। अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग 2-3 वीक से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डेली चार्ट में भी यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा रिकवरी आ सकता है। बट ओवरऑल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉलो अप कितना है, बिकॉज पूरा फॉलो अप के हिसाब पे समझ में आएगा कि यहाँ पे मोमेंटम है। ओवरऑल में यदि यहाँ पे ध्यान रखूं तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से एक रिकवरी हुई है नीचे के लेवल से, थोड़ा बहुत और बाउंस बैक बन सकता है। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट के ट्रम्प कमेंट का कितना असर पड़ता है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट साथ में ऐसा लग रहा है कि टीसीएस और इन्फोसिस में कहीं ना कहीं बॉटम आउट अप्रोच हो रहे हैं। आप यदि सबसे पहले टीसीएस की बात करें तो इस काउंटर ने लगभग 3010-3000 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स बनाए और 3140 तक रिकवरी होकर हायर बेस बनाए। लोअर टॉप लोअर बॉटम के निगेशन बने हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 3080 के सपोर्ट से एक बार 3250 तक की रिकवरी बन सकती है। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना है और कहीं ना कहीं 1500 के सपोर्ट से कहीं ऊपर में 1590 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो काफी महीनों की और काफी वीक अंडर परफॉर्मेंस के बाद जो बॉटम बने लग रहा है थोड़ी और रिकवरी दिखाएंगे। बट याद रखें ट्रम्प और टैरिफ के चलते थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी यहाँ पे बन सकती है। ऑलराइट, तो चलिए टैरिफ के चलते वॉलेटिलिटी और ये वॉलेटिलिटी रिफ्लेक्ट हो भी रही है। बाजार की कमज़ोर शुरुआत के संकेत इस वक्त प्री ओपन में अगर आप देखेंगे निफ्टी 24,900 के नीचे इस वक्त कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 24,900 के बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन हाँ, ये भी याद रखें कि आज ये जो इम्पैक्ट नज़र आएगा एब्सोल्युटली ये जो टैरिफ को लेकर एडिशनल टैरिफ की खबर आई है उसका एक नीजक रिएक्शन होगा। हाउएवर द अंडरटोन ऑफ द मार्केट ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले अगर देखेंगे तो बुलिश नज़र आ रहा है। और 9:11 हुए, महज 3.25 मिनट में अब मार्केट की ओपनिंग हो जाएगी 24,899 यानी कि 24,900 के नीचे इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी पर भी नज़र डालें 54,999 के स्तर वहाँ पर भी नज़र आते हैं। लेकिन ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि मार्केट्स जो हैं वो दमखम दिखाते हैं। इवन इफ विदेशी बाजार से किसी भी तरह के संकेत हो, बावजूद इसके भारतीय बाजार ने तेज़ी और अपनी तेज़ी की चाल चलने का दमखम ज़रूर दिखाया है। सो उम्मीद यही करके चलेंगे कि कल जो बॉयंट मूव हमने देखे थे मार्केट में, वही बॉयंट मूव जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आएँ। लेकिन इसी के साथ साथ गौरव, आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज की बात करें, आईआरबी इंफ्रा को एक बार पुलअप करना चाहेंगे। बड़ौदा मुंबई हाईवे कंप्लीशन की खबर और 180 करोड़ के पेमेंट्स जो हैं वो एक खबर आती हुई।
अब रोड एंड इंफ्रा और ताज़ा सीमेंट चैनल चेक्स भी हमने देखे थे, कनेक्टेड है ये सारे सेक्टर्स, रोड इंफ्रा, सीमेंट, रियल एस्टेट। इनमें से कोई पर्टिकुलर स्टॉक स्क्रिप्ट अगर आपको पसंद आती है, क्विकली बताइएगा। सीमेंट स्पेस में हमें अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। वी हैव अ कवरेज विद अ बाय रेटिंग ऑन दैट स्टॉक। आईआरबी इंफ्रा की जैसे आपने बात की, इसके अंदर भी एक अपटिक की गुंजाइश यहाँ से नजर में आ रही है। जो 45 रुपए की क्लोजिंग है, हमें ये बढ़ते हुए 48 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 44 रुपए का। तो ये दोनों शेयर अच्छे हैं। साथ ही साथ में जो मेरा इंफ्रा में जो फेवरेट पिक है हमारा, दैट इज एल। हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू से इस शेयर के अंदर पॉजिटिव है अप्रोच के साथ चलना चाहिए। 1 से 2 साल का व्यू लेके रखें। और एल क्वार्टर द क्वार्टर जिस तरीके से अपने नतीजे पोस्ट कर रहा है, वो काफी स्मार्ट अप्रूव की तरफ एक इशारा कर रहे हैं। आई थिंक ये केवल एक बड़े मूव से आने से पहले केवल एक ठहराव है शेयर के अंदर। एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय की सलाह रहेगी। चलिए, ये एक रोड एंड इंफ्रा स्पेस पर टेक हमें मिलता हुआ एल&टी के स्टॉक पर भी नजर रखेंगे, लेकिन बाजार की शुरुआत पर अब गौर करते हैं। और अतिरिक्त 25% टैरिफ का जो नोटिफिकेशन भारत पर जारी हुआ है, उसका एक नी-जर्क रिएक्शन इम्पैक्ट आज मार्केट खुलने के साथ नजर आ सकता है, लेकिन हमें देखना होगा। ट्रंकेटेड वीक भी है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है, और इसीलिए वॉलेटिलिटी वैसे भी एंटिसिपेटेड है। और ऐसे में ये खबर का आ जाना यहाँ से बिल्कुल रैशनल होगा अगर बाजार में आज उतार चढ़ाव नजर आए, बिकॉज कल भारतीय बाजार बंद है, गणेश चतुर्थी के मौके पर ट्रंकेटेड वीक है, छोटा हफ्ता है, और ऐसे में मंथली एक्सपायरी भी कटने वाली है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट नजर आएगा। और उससे ठीक पहले आज मार्केट पार्टिसिपेशन शायद हो सकता है। ये सारे न्यूज़ फ्लोज जो ग्लोबल फ्रंट पर आ रहे हैं, उसके चलते कॉशन प्रैक्टिस करें, एहतियात बरते मार्केट पार्टिसिपेंट्स, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिले हैं। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस ढेर सारे होंगे जो कि लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। खबरों वाले शेयर्स, 9 के 9 रत्न की सूची के दम पर टाइटन के स्टॉक प्राइस पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वो रिपोर्ट, जिस पर नजर रखेंगे। और टाइटन का स्टॉक कैसे खुलता है उस पर भी फोकस रहेगा जरूर। वोडाफोन आइडिया को झटका है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एजीआर में राहत देने से इनकार कर दिया है। डाउनसाइड इंपैक्ट नजर आ सकती है। प्रोटीन ई गव पर फोकस रखिएगा, 1160 करोड़ का ऑर्डर मिलने के चलते ये स्टॉक भी फोकस रेडार पर रहेगा। कंजम्पशन, मेटल, रियल एस्टेट, ये कल भी चल रहे थे, क्या आज भी चलते हैं, इस पर हम नजर रखेंगे और इस पर फोकस जरूर रहेगा इस बीच बाजार की शुरुआत। और चलिए, गणेश चतुर्थी आपकी छुट्टी से पहले आज का सेशन आपके स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं। 24,900 के लेवल्स देखे हमने, वहां से उन लेवल्स को टिकाए रखने की लगातार कोशिश करेगा आज निफ्टी। और अगर 24,950 के पार हम चल जाते हैं तो फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है डेवलप होते दिखेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में शायद हम ज्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फ्रंट पर जो सारी के सारे टेकअवेज आ रहे हैं। इंडिया विक सरप्राइजिंगली 2.5-3% की गिरावट दिखा रहा है, तो चलिए वो तो कंफर्ट लेवल में है। वॉलेटिलिटी की तरफ से, वॉलेटिलिटी की तर्ज पर कोई कंसर्न फिलहाल नहीं है। 55,000 के लेवल्स पर करीब 120 अंकों की गिरावट पर बैंक निफ्टी में ओपनिंग होती हुई 81,400 के स्तर, ऑलमोस्ट 225 अंकों की गिरावट पर सेंसेक्स। और वहीं ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली का दबाव। प्रोटीन ई गव के स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आए। बाजार खुलने से ठीक पहले अभी इस पर बातचीत हमने की थी और खबरों वाले शेयर में 7 बजे 8 बजे भी स्टॉक को हमने रखा था। कंपनी को ऑर्डर मिला है 1160 करोड़ का UIDAI से आधार सेवा केंद्र बनाने का ऑर्डर, और इस वक्त आप देखिए 10% की तेजी 896 के लेवल्स पर प्रोटीन ई गव के स्टॉक में फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। ओपनिंग का खिलाड़ी इसे मानेंगे हम, और आगे आपको लेकर भी आएंगे ओपनिंग के खिलाड़ी और ओपनिंग का फिसडी, लेकिन प्रोटीन ई गव में न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें, हिंदुस्तान जिंक पर भी बड़ी विस्तार योजनाओं की बातचीत चली थी। क्या बाजार की इस उठापटक में हिंदुस्तान जिंक परफॉर्म कर पा रहा नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। न्यूज फ्लो है जरूर, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है उस पर नजर रखी जाएगी। पेटीएम राइट्स इशू के जरिए पेटीएम सर्विस में 155 करोड़ और पेटीएम मनी में 300 करोड़ का निवेश करने जारी है। दोनों स्टॉक्स में हम देख रहे हैं न्यूज फ्लो का तो इम्पैक्ट फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंजम्पशन का बास्केट, FMCG सेक्टर को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। और लार्जर प्लेयर्स इस वक्त चूंकि रिफ्लेक्ट कर रहे हो बाजार में तेजी प्रदान करने का, एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करने का काम करे, इसमें कंजम्पशन का खेमा है जरूर। टाइटन पर बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट आई थी उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। टाइटन का स्टॉक जो है इस वक्त निफ्टी में टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट, ऑलमोस्ट 0.5% to 1% के गेंस, लेकिन हाँ वॉलेटाइल कमजोर बाजार में भी स्टॉक चल रहा है। 3,658 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज, 4,000 और उससे ऊपर के स्तर जो है बर्नस्टीन की रिपोर्ट जो है वो एंटिसिपेट करके चल रही है।
टाइटन के साथ साथ ब्रिटानिया, HUL, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर, यानी कि क्लियरली कंजम्पशन बास्केट है जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहा है। ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी हमने फोकस किया, एक्सपर्ट से जाना भी और आपको भी बताया कि ऑटो एंसिलरी पर नजर रखें। यहाँ से नवरात्रि, दशहरा, दिवाली के टाइम पर ऑटो सेक्टर की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी होगी। ऑन द फ्लिप साइड ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, HDFC बैंक और रिलायंस में बिकवाली का दबाव इस वक्त देखने को मिला है। जैसे एक्सपेक्टेड था उसी तरह की शुरुआत बाजार की इस वक्त आप होती हुई देखेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आपको नजर आएंगे। FMCG द ओनली सेक्टर जो कि इस वक्त बाजार में हरे निशान के साथ ट्रेंड करता हुआ, उसमें भी चुनिंदा कंपनियां हैं जैसे ब्रिटानिया, कोलपाल, नेस्ले, डाबर, HUL जो कि मजबूती दिखा रही है। लेकिन टाटा कंज्यूमर, मैरिको, UBL, गोदरेज कंज्यूमर, इन तमाम स्टॉक्स में बिकवाली है। ऑन दी फ्लिप साइड IT, मीडिया, ऑटो, एनर्जी, PSU बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, मिड सेलेक्ट, मेटल, फार्मा, हर तरफ बिकवाली का दबाव है। एक्सपेक्टेड था और इसी तरह की शुरुआत होती हुई बाजार की दिखी है। लेकिन सेकंड हाफ तक समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में ये जो वॉलेटाइल मूव्स हैं, ये वॉलेटाइल मूव्स छट के वापस से तेजी की तरफ बाजार मुड़ते या नहीं। लेकिन इस वक्त बाजार की शुरुआत कमजोर ऑन द बैक ऑफ न्यूज फ्लोज कमिंग फ्रॉम द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। टैरिफ पर एडिशनल जो 25% की टैरिफ इम्प्लीकेशंस हैं, उसका असर इस वक्त तो सीधे तौर पर बाजार पर रिफ्लेक्ट होता हुआ। एशियाई बाजार कमजोर थे, अमेरिकी बाजार की कमजोर क्लोजिंग हुई थी, एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट इस वक्त आप मार्केट में देखते ही देखते इंडिया विक्स में भी 2% की स्पाइक्स देखने को मिले, विच इन इटसेल्फ इज अ कंसर्न। चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि बाजार की इस शुरुआत को वो कैसे समझ रहे हैं। तो स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड पे। और ओपनिंग का खिलाड़ी की बात करें तो वो है प्रोटीन ईगॉफ। 1160 करोड़ का ऑर्डर जो है UIDA की तरफ से आया है और आप देखें प्रोटीन ईगॉफ में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। आज बाजार में सारे चौतरफा जो है FMCG छोड़ के जो है बिकवाली देखने मिले, लेकिन प्रोटीन ईगॉफ की बात करें तो ये हमारा ओपनिंग का खिलाड़ी है। और जी बिल्कुल, ओपनिंग का फैसिलिटी पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इस पे जो है ओपनिंग के फैसिलिटी में हमारे जो स्टॉक आ रहे हैं वो है आपका वोडाफोन आइडिया। स्टॉक 5% गिर चुका है और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उन्होंने AGR रिलीफ जो है मना कर दिया है और ये नहीं आ रही है। थोड़े दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि AGR की रिलीफ मिल सकती है, तो स्टॉक जो है 5% गिरा हुआ है। चंदन, सबसे पहले आपके ओपनिंग कॉल्स लेना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगेन थोड़ा सा कंजम्पशन थीम पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन मार्केट दो धड़े में बंटा हुआ है। एक तरफ GST रिफॉर्म और कंजम्पशन, तो दूसरी तरफ ट्रम्प के टेरिफ वॉर। सो उसके चलते मेरे को एक काउंटर समझ में आ रहा है, वो रहेगा डीमार्ट। पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था और आज भी देखें तो एक डेली चार्ट का पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है जो एक बुलिश साइन देता है। तो यहाँ पे इसलिए खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4650 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 4900 तक के टारगेट के लिए। तो डीमार्ट एक शुरुआती ट्रेड के तौर पे देखा जा सकता है। दूसरा एक रहेगा काउंटर ABFRL। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव व्यू पिछले 3-4 दिनों से है, हायर बेस बना है। वीकली चार्ट में भी बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट में 2 दिनों से काफी बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो 80 के सपोर्ट से 87 तक के टारगेट ABFRL पे बनेंगे। तो डीमार्ट और ABFRL दो ट्रेड रहेंगे इस मार्केट में जहां इंडेक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। चंदन के ट्रेड जो है डोमेस्टिक फेसिंग रहेंगे, कंजम्पशन के ऊपर डीमार्ट रहेगा और ABFRL रहेगा। एक महीने में जो है 10% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी दिए और चार्ट्स में स्ट्रेंथ अभी भी देखने मिल रहा है। खरीदारी की राय आ रही है दोनों तरफ से। तेजस, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी जो पहली ट्रेडिंग पिक है वो है TCS लिमिटेड। अगर TCS का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है पिछले 2-3 हफ्तों से, करीबन 3000 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जो वीकली और डेली चार्ट है उस पर हायर हाई बना रहा है। आज के सत्र में भी देखिए मार्केट में भारी गिरावट है, लेकिन स्टॉक अभी भी एक मजबूती से खड़ा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव हो रहा है ऑन अ डेली चार्ट। तो डिप पे या करंट भाव पे खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 3050। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3230 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3300 का।
और दूसरा जो मेरा ट्रेडिंग पिक है वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड। ऑटो एज अ स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मार्केट में अगर गिरावट आती है तो ऑटो स्टॉक्स मुझे लग रहा है ये गिरावट में खरीदने चाहिए फ्रॉम 2 to 3 मंथ्स परस्पेक्टिव। सो टाटा मोटर्स मेरी दूसरी ट्रेडिंग पिक है। ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा बेस बना दिया है, करीबन 630 640 के करीबन, और लगातार रिसेंटली स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज के सत्र में भी देखेंगे स्टॉक 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है, और इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी एग्जैक्टली यही लेवल के करीबन आ रहा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए टाटा मोटर्स में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 654 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 710 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 735 का। तेजस की तरफ से दोनों ही टाटा ग्रुप के कंपनीज आ रहे हैं फोकस पे। टीसीएस टारगेट प्राइस 3230 का, 3300 का, स्टॉप लॉस 3050 का। टाटा मोटर्स के भी डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें कि अहम कॉल्स क्या थे, और यहाँ पे देखिए टारगेट प्राइस 710 से 735 आ रहा है, स्टॉप लॉस 654 का है। तो यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा और बेटर लग रहा है। तेजस की तरफ से 2 अहम कॉल्स देखने मिल रहे हैं। चलिए गौरव, आप बताएं आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? मेरा भी डोमेस्टिक फोकस पे ही ज्यादा अभी ध्यान है। ऐसी कंपनी जिनका मेजर रेवेन्यू और लार्जर रेवेन्यू इंडिया से ड्राइव होता है। पहला शेयर जो अभी मैं पिक कर रहा हूँ वो एक फाइनेंस बेस्ड भी कंपनी है, पूना वाला फिनकॉर्प। शेयर काफी अच्छा, काफी दिनों से हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी होल्ड कर रहा है डिस्पाइट सच अ नेगेटिव ओपनिंग। अभी भी होल्ड कर रहा है हायर लेवल्स को, देयरफॉर एक करंट लेवल्स पे 467 के अराउंड बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस भी नजदीक ही है स्टॉक के अंदर, 448 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर हफ्ते भर के हिसाब से हम ट्रेड देखें तो यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ टारगेट 500 से 525 के करीब के आ जाने चाहिए। ठीक है, 500 से 525 के थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको पूनावाला फिनकॉर्प को लेकर। लेकिन देखिए बाजार की गिरावट बढ़ गई है और निफ्टी ने एक झटका अब दे दिया है। 24,800 के अहम स्तर के नीचे करीब 250 अंकों की गिरावट निफ्टी में है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 550 अंकों की गिरावट। अब 54,650 के आसपास हम निफ्टी को देख रहे हैं, यानी कि 55,000 का सपोर्ट तो टूटा ही टूटा, उसके नीचे जो क्रैक है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एकमात्र सेक्टर इंडेक्स जो इस वक्त हरे निशान में है वो भी मामूली सी बढ़त दिखा रहा है, और वह है निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स 0.04% ऊपर है। अदरवाइज सारे के सारे जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा गिरावट कहां है? फार्मा में गिरावट है। हालांकि फार्मा पर टैरिफ नहीं है, फार्मा को अभी टैरिफ से बाहर रखा गया है, लेकिन ट्रंप धमकियां देते रहते हैं कि हम 200% 250% टैरिफ लगाएंगे, तो वो हैंगओवर कहने की परेशान करता है। और अब ये लगा कि नहीं भारत अमेरिका के बीच में कोई बातचीत हुई नहीं, और ये 25% एडिशनल भी टैरिफ लग गया है। तो थोड़ी सी चिंताएं हैं कि आगे क्या फार्मा पर भी टैरिफ लगेगा, और उस चिंता से हम देख रहे हैं कि निफ्टी फार्मा करीब 1.5% नीचे है। मेटल कमजोर है, रियल एस्टेट कमजोर आपको दिखेंगे, और इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज कमजोरी का ही रुख हम देख रहे हैं। इस वक्त निफ्टी के 50 में से हम देख रहे हैं कि 44 शेयर लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो कमजोर शेयर वो है सन फार्मा। 2% की गिरावट सन फार्मा के शेयर में है। डॉक्टर रेड्डीज करीब 1.5% नीचे है, और बाकी अगर आप देखेंगे जाइडस लाइफ कमजोर आपको दिखाई देगा। और वो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो शेयर हैं बीएससी, एंजल वन, ये कल भी कमजोर थे और ये शेयर आज भी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। मेटल की बात करें, टाटा स्टील कमजोर है करीब 1.5%, और वेदांता की बात करें, वेदांता की जो गिरावट है वो है करीब 3.5% के आसपास की। एचडीएफसी की गिरावट को आप देखिए घबराएगा नहीं, 50% नीचे दिखेगा, लेकिन वो बोनस का आज से एडजस्टमेंट हो रहा है तो भाव आधे हो गए हैं उसके। लेकिन एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहद कमजोर, 1850 शेयर इस वक्त गिरावट वाले हैं, और चढ़ने वाले शेयरों की संख्या जो है वह है 529। और निफ्टी में अगर कोई शेयर थोड़े बहुत सपोर्ट हम दे भी रहे हैं इंडेक्स को, तो वो है कंजम्पशन वाले शेयर, नेस्ले, एचयूएल, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, आयशर। तो जो फेस्टिवल से जुड़े जो शेयर हैं थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि पोजीशन वहां पर शिफ्ट होगी, लेकिन बाजार का टेक्सचर वीक नजर आ रहा है। 24,800 पर निफ्टी है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 54,650 के आसपास निफ्टी बैंक को हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। और चंदन जी ने अपने जो दोनों के दोनों शेयर चुने वो कंजम्पशन से ही चुने। चंदन जी, एक राय आपसे इंडेक्स पर चाहिए, जिनकी मान लीजिए तेजी की पोजीशन है, कौन सा पुट लेकर आप उसको हेज करने की सलाह देंगे? निफ्टी को लेकर सलाह दीजिए। बिल्कुल, नमस्कार। देखिए बाजार में अगेन ऊपर के लेवल पे नहीं टिक पा रहा है, और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक और ग्लोबल क्यूज के बीच में फाइट चल रहा है।
और इसी वजह से हमने यहाँ पे जो 2 स्टॉक पिक किए वो कंजम्पशन से रिलेटेड पिक किए, चाहे हम ABFRL की बात करें या फिर डीमार्ट की बात करें, कहीं ना कहीं FMCG और कंजम्पशन यहाँ पे मोमेंटम रहेगा। अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ फोकस डालें तो मैं यहाँ पे नजर कर रहा हूँ एट द मनी ऑप्शंस के पुट की, विद द व्यू कि 2 दिन के लिए प्ले करना है और कल के हॉलीडे के साथ में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो रहेगा वो आपका मंथली एक्सपायरी रहेगा। सो यदि मान लो 28 अगस्त की यदि मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मैं 24,800 की निफ्टी की पुट पे फोकस कर रहा हूँ, जो लगभग अभी 70 रुपए के आसपास चल रही है। हल्का सा मार्केट में रिकवरी आई और पुट में हल्का सा डिप आए तब इसको हम लेने की सलाह देंगे, विद द व्यू कि शायद 24,750 24,700 तक के लेवल को रीटेस्ट हो। तो इस पुट को आप हल्के से डिप में ले, नीचे में सपोर्ट रहेगा 35 रुपए, ऊपर में टारगेट रहेगा लगभग 110 रुपए के आसपास। सो 35 से 110 की रेंज में आपको ये कामकाज करेगा। 35 का सपोर्ट है, 110 के टारगेट है, हल्का सा डिक्लाइन मिले तब आप इस ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा यदि किसी को ऑप्शन बाय करके काम नहीं करना है तो यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि 24,800 का पुट लिया, नीचे में 24,700 का पुट लेके एक बेयर पुट स्प्रेड बना सकते हो, विद द व्यू कि थोड़ा सा जो भी एक्सपायरी और ग्लोबल मार्केट के चलते हल्का सा यदि डिप आता है तो उसको आप स्प्रेड की तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो या तो 24,800 का पुट बाय या फिर 24,800 पुट लेके 24,700 का पुट बेच के बेयर पुट स्प्रेड बना के सलाह ले देंगे। ठीक है, या तो ये बेयर पुट स्प्रेड बनाइए, 24,700 वाली पुट आप बेचिए, अदरवाइज आप कर ये भी सकते हैं कि 24,800 वाली पुट आपको लेनी है, उसमें खरीदारी करनी है और भाव है 70 रुपए के आसपास के, और इसके लिए जो स्टॉप लॉस है 35 का है, टारगेट 110 का। तो अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, आप उसको अगर हेज करना चाहते हैं, थोड़ा सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपके काम आ जाएगी, क्योंकि बाजार का टेक्सचर वीक लग रहा है। और देखिए क्या है ना कि बाजार सेंटिमेंट का गेम है, अदरवाइज फार्मा को गिरना तो नहीं चाहिए। तर्क ये कहता है कि नहीं, फार्मा पर टैरिफ नहीं है तो फार्मा में घबराहट आनी नहीं चाहिए, लेकिन बाजार में सेंटिमेंट्स प्ले करते हैं और हम थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग अगर होते हैं तो ये भी देखते हैं कि क्या फार्मा पर जल्द ही कोई टैरिफ आएगा, क्या भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं थोड़े से और वो कमजोर होंगे, क्या भारत का जो झुकाव है जो जाहिर तौर पर हो भी रहा है और इस बदली हुई परिस्थिति में होना भी चाहिए बाकी देशों की तरफ, जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, चाहे वो रूस हो या फिर चीन हो, हम नजदीकी देख भी रहे हैं। भारत अब और भी बाजार तलाशने की कोशिश करेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश है। आप देखिए यूएस के टैरिफ के क्या असर हो रहे हैं, हमारे टीम ने आपको सारी के सारी वो कंपनीज जहां पर उनका संभावित असर है वो आपके सामने रख दी है, ताकि आपको मतलब समझने में कोई दिक्कत ना हो। ऑटो एंसिलरी हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाली कंपनीज हो, टेक्सटाइल हो, अपैरल हो, ये तमाम जो सेगमेंट्स हैं ये प्रभावित होंगे और उसमें आप फार्मा को भी जोड़ लीजिए। हालांकि अगर आप देखेंगे हम करीब 89 बिलियन डॉलर या 90 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया था अमेरिका में। हमारी जो टोटल इकोनॉमी है उसमें एक्सपोर्ट का हिस्सा है करीब 20% के आसपास का है, तो बड़ा हिस्सा है। अमेरिका का थोड़ा सा कम होगा, बट यह है कि जहां भी असर पड़ सकता है वो सामने हमने रखने की कोशिश की है और देखते हैं कि आगे क्या प्रभाव होता है। इस वक्त 2 या 4 शेयर ऐसे हैं, बजाज ऑटो में 0.05% के गेंस हैं, बहुत मामूली, अदरवाइज 3-4 शेयर ऐसे हैं जहां पर तेजी दिखेगी। बाजार में जो वीकनेस है वो बढ़ती हुई जा रही है। 177 अंक नीचे निफ्टी आपको दिखाई देगा, 24,788 के लेवल, और निफ्टी बैंक की गिरावट बढ़ गई है, करीब 550 अंक निफ्टी बैंक नीचे है। और जो बड़े शेयर्स हैं अब वो दबाव ज्यादा बना रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक दोनों की जो गिरावट है 1% से ज्यादा की है, और 12 के 12 शेयर इस वक्त आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक से ज्यादा गिरावट सिर्फ एक शेयर में, वो है बंधन बैंक। आप ये सोचिए कि दिग्गजों में भी कॉन्फिडेंस है वो आ नहीं रहा है। एक राय आपसे इस पर हम जानना चाहेंगे चंदन जी, ये जो बैंकिंग वाले स्टॉक्स हैं, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, मतलब ये तो देखा जाए तो टैरिफ से तो थोड़े इम्यून है ही, ये तो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए ज्यादा ये शेयर हैं। ये फेस्टिवल सामने खड़े हैं, तो क्या बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए या फिर अभी अवॉइड कर दें? मतलब फॉलिंग नाइफ की तरफ हो गए शेयर। ये सही कहा कि कहीं ना कहीं बाजार सेंटीमेंट का खेल है और टैरिफ के चलते थोड़ा सा सेंटीमेंट सेटबैक देखने को मिल रहा है। और दूसरा कंसर्न ये है कि एफआईआईज कंटिन्यूसली बेचते जा रहे हैं। आप देख रहे हो हार्डली किसी दिन बाइंग आ रही है, लगातार बेचते जा रहे हैं, तो वो एक रीजन है कि मोमेंटम बिल्ट नहीं हो रहा है मार्केट में।
HDFC बैंक और ICICI बैंक की यदि आप स्पेशली बात करें तो मेजर ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, बट हल्के से डिक्लाइन आज देखने को मिला। आई थिंक कॉर्पोरेट एक्शन भी, आई थिंक बोनस 1:1 जैसे कुछ मेरे हिसाब से इनमें फर्दर डिक्लाइन आता है 950 930 के आसपास, तो अक्यूमुलेट करना चाहिए। ICICI बैंक भी थोड़ा सा करेक्टिव मूव दिखाया है, यहाँ पे भी लगभग आपको 1380 के आसपास का लेवल दिखे तो बाय करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही काउंटर एक बाय ऑन डिक्लाइन वाले रहेंगे। स्ट्रक्चर इनका यही है कि जब भी डिक्लाइन आता है खरीदारी के मौके तब्दील हो जाते हैं, तो इनको उस लिहाज से आपको कामकाज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और देखिए 24,800 के अहम स्तर को तोड़ा है 24,797 पर निफ्टी में इस वक्त कामकाज। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एब्सोल्युटली 1:4 का रेशियो डिक्लाइंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे लगातार हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुझा रहे हैं कि मार्केट का अंडरटोन बुलिश है, इसीलिए हर गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखना चाहिए। येस ऑफ कोर्स टैरिफ इम्प्लीकेशन की जो ताज़ा खबर आई है, एडिशनल टैरिफ की जो खबर है, उसका एक नी जर्क रिएक्शन हम देख जरूर रहे हैं, लेकिन पूरी उम्मीद करके चल रहे हैं कि सेकेंड हाफ तक भी तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आएगी, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग के बाउट्स नजर आ रहे हैं। और ऑटो में हम देख रहे हैं, ऑटो एंसिलरी की चाल हम देख रहे हैं जहां पर, और यहां से सीधे तौर पर लॉजिकली अगर सोचेंगे तो क्लियरली फेस्टिवल के टाइम पर ऑटो सेक्टर जो है वहां पर डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कंजम्पशन का खेमा बढ़त दिखाएगा। सो ऑफकोर्स ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस एक हाथ दो सेशंस के लिए ये जो न्यूज़ फ्लोज है उसका इम्पैक्ट आप देख जरूर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्केट में वापस से तेजी का दौर आना ही आना है। इस वक्त बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स हर तरफ गिरावट है, और ऐसे में चंदन जी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि अच्छी कैटेगरी वाले, अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स कौन से हैं जो कि एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे थे, और इस गिरावट में हम एंट्री अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप बास्केट में कोई पर्टिकुलर स्पेस स्क्रिप्ट जो कि आप इस वक्त सुझाना चाहेंगे जहां पर गिरावट में एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए? बिकॉज इस वक्त 650 अंकों की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं, लगभग सारे स्टॉक्स भी गिरावट ही झेल रहे हैं। कुछ चुनिंदा FMCG सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स को अगर छोड़ देंगे तो कि जो भी निवेशक है उनको इस डिक्लाइन पे अच्छे काउंटर्स पे फोकस करना चाहिए, जहां पे ओवरऑल स्ट्रेंथ है और इस मार्केट के मोमेंटम में जहां पे करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा था। ओवरऑल आप देखोगे तो एक तो हम इंडिया के कंजम्पशन थीम पे पूरा पॉजिटिव रुझान नजर आ रहे हैं, न्यू एज बिजनेस पे पॉजिटिव व्यू है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से यदि काउंटर जैसा कि पेटीएम, इटर्नल, इन सब में कोई भी करेक्टिव मूव आता है तो वहां पे बिल्कुल खरीदारी की हम सलाह देंगे। ये काउंटर है जो आपके रडार पे रखने चाहिए, और मेरे हिसाब से यही एक ट्रिगर हो सकता है जो थोड़ा सा वहां पे हल्का सा एक सेंटिमेंट की वजह से डिक्लाइन दिखे और आपको वहां पे बार्गेन बाय के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो के सेगमेंट पे ध्यान रखिए। निफ्टी ऑटो पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। मारुति जैसा काउंटर हल्का सा डिक्लाइन दिखाता है, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसा स्टॉक हल्का सा डिक्लाइन दिखाता है, तो फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट इंडिगो एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है जहां पे ट्रेंड पॉजिटिव है। मार्केट की वजह से कोई भी डिक्लाइन 5800-5700 की तरफ आता है तो खरीदारी के मौके यहाँ पे ढूंढने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे के पूरे कंजम्पशन थीम पे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें न्यू एज बिजनेस, ऑटो और सिलेक्टिव एयरलाइंस या फिर कंजम्पशन थीम पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अमोल आठवले, उनका भी स्वागत करते हैं। अमोल, शुक्रिया आपका इतना स्वदेश को समय देने के लिए। गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बताएं इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस रेडार पर, क्योंकि बाजार ने तो इंपॉर्टेंट लेवल्स टुवर्ड्स डाउनसाइड तोड़ दिए हैं, गिरावट में अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढी जाए? आई थिंक आज का जो करेक्शन एक्सटेंड हुआ है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो पोजिशनली ब्रिटानिया के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 5645 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 5900 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन रहा है ब्रिटानिया के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 5545। तो दूसरा एक मैं मोमेंटम फेस करना चाहूंगा जो नाइका के साथ जाना चाह रहा हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 229 के आसपास से पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 245 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 223 का। एक तो ये करेक्शन इतना कंट्रीब्यूट हो नहीं रहा है, दूसरे ब्रेकआउट टेक्सचर के बाद स्टॉक में बुलिश सेटअप जो है वो कंटिन्यू रहा। मुझे लगता है अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहेगा तो नाइका में जो बुलिश मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं और एक्सटेंड होते हुए हम देख सकते हैं। नाइका पर लगातार एक्सपर्ट्स का फोकस है, और आज ये दूसरा कॉल है जो कि एक्सपर्ट की तरफ से आता हुआ। अमोल, एक बार आप अपने टारगेट्स दोहरा दीजिएगा नाइका पर। अमोल, नाइका पर आपके टारगेट्स में जानना चाह रही थी। 245 और स्टॉप लॉस 223।
लिए, तो 243 तक के टारगेट्स पर नजर आ सकते हैं और नायका के स्टॉक पर नजर रखें। लेकिन इसी के साथ डिविडेंड फ्रेंडली प्ले वेदांता पर भी नजर होनी चाहिए। पिछले हफ्ते फोकस रेडार पर था ये स्टॉक। तेजस, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, आज कमजोरी है स्टॉक में, क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए या फिर न्यूज फ्लोज वगैरह आ चुके हैं तो एक बार इसे वॉच लिस्ट में रखना है फिलहाल वेदांता? देखिए, वेदांता की बात करें तो आज एक गैप डाउन ओपन हुआ है क्योंकि एक्स डिविडेंड हुआ है। स्टॉक का जो सपोर्ट है वो करीबन 420-22 के करीबन है, तो वहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा बाई करने के लिए। करंट भाव पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है। सो 420 टू 422 विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट विद स्टॉप लॉस बिलो 400। यहाँ पे जो है चौतरफा बिकवाली देखने मिल रही है और कुछ खास जो है मोमेंटम नहीं आ रहा है। गौरव, आपसे मैं आईटी सेगमेंट पे जो है सवाल लेना चाहता हूँ। थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है लेकिन जो ट्रेंड थी कल की वो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है मूव देखने मिल रहा था। गौरव, एक बार आईटी सेगमेंट में बताएं। देखिए, एक रिकवरी भी अटेम्प्ट आ रही है, कुछ खास बड़ा गिरावट नहीं आया आईटी इंडेक्स में। रिकवरी अटेम्प्ट आती है तो वन ऑफ द फर्स्ट सेक्टर्स होगा जहाँ पे हरे निशान में भी आ सकता है। तो गौरव बताएं, टेक्निकली कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? मिड कैप स्पेस से कोई नाम है कि लार्ज कैप में आपको कहीं पे भरोसा बन रहा है अभी? सर्टनली यहाँ पे आईटी जिस तरीके की रेजिलियंस दिखा रहा है और जिस तरीके से एक स्ट्रांगली बाजार को होल्ड कर रहा है, स्पेशली जबकि हमारा मार्केट 200 अंकों से ज्यादा गिरा हुआ है, उस केस के अंदर आई थिंक ये काफी अच्छा अपनी तरफ से स्ट्रांग पोस्ट है। मुझे दो शेयर आईटी के अंदर इस समय खासे पसंद आ रहे हैं। दोनों ही मिड कैप आईटी के स्टॉक्स हैं। फर्स्टली कोफोर्ज करंटली 1765-70 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल से बाउंस दिया है ये स्टॉक के अंदर। आई थिंक 1700 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से 1850 टू 1900 तक का एक हमें रिकवरी बेस यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा शेयर जो अभी खासी मेरी लिस्ट पे है, दिस इज एम्फोसिस, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर, हमें लॉन्ग टर्म से ये शेयर पसंद आ रहा है। काफी समय से हम अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट कर रहे हैं, तो हियर इज अ डिस्क्लोजर आल्सो कि हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है स्टॉक के अंदर। करंटली भी अगर मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो बहुत अच्छा वेल प्लेस स्टॉक है और एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे भी केवल 2840 के अराउंड का, और 3100 से 3150 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें नियर टर्म में। जी बिल्कुल, धन्यवाद गौरव, आप हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आपके कुछ डिस्क्लोजर होंगे? यस, इनमें से कुछ स्टॉक जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उसमें हमारी क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। मेरी किसी स्टॉक में पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद गौरव, आप हमारे साथ जुड़े। चंदन, एक सवाल रहेगा कि देखिए, रिकवरी की अगर बात कर ही रहे, आशा है कि सेकेंड हाफ में रिकवरी भी हो। यहाँ पे देखें तो आईटी की तो बात हो गई, ऑटो सेगमेंट में उतना भारी गिरावट नहीं आया और आप कह भी रहे थे कि कंजम्पशन और डोमेस्टिक फेसिंग थीम पे जो है नज़र रहेगी और एक टाइप से बहुत डेज लो पे तो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, हल्की सी रिकवरी अटेम्प्ट भी कोशिश कर रहे हैं। ज़रा बताएं, ऑटो सेगमेंट में जो है कौन सा स्टॉक आपको लगता है कि एटलीस्ट लंबे अवधि के लिए अच्छा मूव देगा? आयशर मोटर्स देखिए स्क्रीन पे हरे निशान पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है चार्ट में, और ऑफ कोर्स ऑटो एंसिलरी का जो है ग्लोबल एक्सपोजर है तो इसलिए आपको स्क्रीन में ये सब गिरावट वाले स्टॉक्स देखे। लेकिन आयशर मोटर्स देखें, ये एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है, हरे निशान में 6000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आयशर मोटर्स पे आपकी क्या व्यू रहेगी चंदन? बिल्कुल सरज जी, देखिए सबसे पहले तो मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। इसके लिए अभी 24,800 के पुट पे खरीदारी की सलाह दी थी, उसमें अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। 65-70 रुपए से 95 रुपए तक का मूवमेंट आया, तो वो तो है ट्रेडिंग एंड मोमेंटम को प्ले करने की बात। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सेलेक्टिव ऑटो काउंटर पे ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे इस डिक्लाइन में खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। और निफ्टी ऑटो की आप बात करते हो तो बिल्कुल आइशर मोटर एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। आप यदि डेली चार्ट पे देखोगे तो पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और आप देखोगे 200 पॉइंट के मार्केट की गिरावट के बावजूद भी स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे रेजिलियंस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 5,850 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 6220 तक के लेवल आयशर मोटर में मिलने चाहिए। उसके अलावा यदि दूसरे काउंटर यदि आप पूछो कि कहाँ पे ध्यान रखे ऑटो में, तो मेरा ध्यान मारुति पे रहेगा। देखिए दो चीज, एक तो कहीं ना कहीं लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन फोकस करेगा, लोकल फॉर वोकल और बीइंग देसी, और फेस्टिव मूड इन सेक्टर को एक पॉजिटिव प्रभावित करेगा। तो निफ्टी ऑटो में मारुति पे भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे लगभग 14,000 के सपोर्ट से ऊपर में 15,000 तक के पोजिशनल टारगेट बनेंगे। तो बिल्कुल आयशर मोटर, मारुति जैसे काउंटर पे ध्यान दिया जा सकता है, विद द व्यू कि ये डिक्लाइन जब भी थमता है तो इन काउंटर में रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। पर आप फोकस करके चलिए। देखिए क्या है कि
जब थोड़ा माहौल ख़राब होता है तो सारे के सारे शेयर आपको नीचे दिखाई देंगे, लेकिन ये है कि हाँ, ये पुरानी थियरी जो है कि नहीं, अच्छे भाव और अच्छी खबरें दोनों साथ आती है नहीं, तो अच्छे भाव आए हुए हैं बुरी खबरें के चलते, तो उनकी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है कि अगर आप थोड़ा लंबा सोचते हैं या फिर अगर आपको वैल्यू हंटिंग करनी हो तो कई सारे अच्छे शेयर मिलेंगे। हमारे कुछ जो एक्सपोजर हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, ऑटो एंसिलरी हो गया, इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, फार्मा, इनका तो एक्सपोजर है, लेकिन अपनी इकोनॉमी, हमारी जो कंजम्पशन इकोनॉमी, ये काफ़ी स्ट्रांग है। इसको लेकर आपके मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ पहले मूडीज़ ने कही, सेम बात दोहराई S&P ग्लोबल ने कि नहीं, भारत की कंजम्पशन इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है और जो भी शॉक्स होंगे टैरिफ के उसको सह लेंगे। और आखिर में हमने कमेंट फिच की तरफ से भी आते हुए देखे, तो रेटिंग एजेंसीज का भरोसा लगातार भारतीय इकोनॉमी पर, इसके चलते अपग्रेड आया है। अब ये नियर टर्म में थोड़े थोड़े से ना ये शॉक्स लगते हैं, तो आपको अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो या थोड़ा सा लंबा सोच के, ये त्योहारों की भी सोच कर अगर आप प्लानिंग कर लेंगे, जैसा कि आपको बता रहे हैं चंदन जी, तो आपका काम निश्चित तौर पर बाजार में बेहतर बन जाएगा। फिलहाल ये देखिए, अब जहां पर गिरावट हो रही है, अब कौन कौन से शेयर प्रभावित हो रहे हैं उनकी सूची आपके सामने है, तो आप अपनी रिसर्च भी कीजिए और हमारे एक्सपर्ट से, उनसे हम पूछ भी रहे हैं कि मौके कहां पर बन रहे हैं, उन मौकों का आप जरूर फायदा उठाइए। इस बीच कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है और ये नेगेटिव थोड़ा सेंटिमेंट है तो बाजार गिर रहे हैं। आप बताइए, आपकी तरफ से ट्रेडिंग की रणनीति या फिर थोड़े पोजिशनल बेट, महीने भर, 1.5 महीने की अवधि के लिए आप कहां फोकस करने की सलाह देंगे? आई थिंक ऑलरेडी एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ब्रिटानिया और नाइका ये दो शॉर्ट टर्म के हिसाब से किए थे रिकमेंड। दूसरा अगर मैं देखता हूँ थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक HDFC लाइफ के ऊपर फोकस रहेगा। स्टॉक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, करेक्शन में भी इतना कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। पोजिशनली अगर मैं देखता हूँ तो एक 760 770 एक सपोर्ट जोन बना हुआ है स्टॉक में। अगर वो लेवल मेंटेन होता है तो स्टॉक में जो बुलिश टेक्सचर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो आई थिंक टेक्निकली ऑन वीकली चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूँ तो 830 840 तक के लेवल HDFC लाइफ में आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, HDFC लाइफ पर आप फोकस करके चलिए। इस बीच आप देखिए, ओला इलेक्ट्रिक जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए PLI सर्टिफिकेट इनको मिला है। ओला इलेक्ट्रिक, हमने देखा था कि इनके कुछ ग्रोथ प्लान्स थे, तमाम फंड्स ने ओला के शेयर खरीदे। ये शेयर आ गया था करीब आई थिंक ये 55-60 रुपए तक चला गया था ओला इलेक्ट्रिक। ऊपरी स्तरों से फिर से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, 48 रुपए के आसपास के भाव हैं। हालांकि अभी भी अपने IPO प्राइस है, आई थिंक 76 रुपीज का ओला इलेक्ट्रिक का IPO प्राइस था, वहां से तो काफी नीचे है। और 52 वीक जो हाई है करीब 156 रुपए का, वहां से तो 100 रुपए से भी ज्यादा नीचे ओला इलेक्ट्रिक। चंदन जी, ओला इलेक्ट्रिक पर व्यू आपका क्या है? आप कैसे देखते हैं? मतलब अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो मैं ओला को लेकर बहुत बुलिश नहीं हूं, ना तो इनके प्रोडक्ट्स को लेकर। बिल्कुल, शायद इसी राय की वजह से काउंटर चल नहीं रहे हैं और कंटिन्यूसली पीछे लगभग 12 महीनों से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आप यदि इसका प्राइस बिहेवियर देखें पिछले 1 साल का, तो ऊपर में लगभग आई गेस 150 का भाव होता था और अभी 150 से हम 50 रुपए, 1/3 तो ऑलरेडी प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है। बट अब अच्छी बात यह है कि कहीं न कहीं नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस बाइंग आ रही है। आप देखोगे पिछले कुछ सप्ताह से बार-बार 40 रुपए, 42 रुपए पे बेस बन रहा था। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि लास्ट वीक में एक बड़ा मूवमेंट आया था जहां पे 54 रुपए तक के स्विंग देखे, वापस डिक्लाइन में हायर बेस बन रहा है। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 4650 यानी 4650 के सपोर्ट से एक बार 53-54 तक का बाउंस दिखा सकता है। बट याद रखें, यह स्विंग को प्ले करने के लिए और बाउंस को प्ले करने के लिए ट्रेड है। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। चलिए, बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव नहीं है। ऑन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर शॉर्ट टर्म कोई नज़रिया है तो फिर एक बार देखा ज़रूर जा सकता है, लेकिन वॉच लिस्ट में रखना बेहतर उपाय होगा। इस बीच फार्मा इंडेक्स को एक बार पुल अप करते हैं और इस वक्त हाँ मार्केट में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव हावी हो रहा है, लेकिन फार्मा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा गिरावट झेल रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स के 20 शेयर्स जो है वो लाल निशान में है। इस वक्त करीब 400 अंकों की गिरावट, परसेंटेज वाइज भी बिकवाली का दबाव फार्मा इंडेक्स में नजर आ रहा है। अमोल जी, फार्मा एज डिफेंसिव कई मौकों पर हमने देखा है बाजार को संभालने का काम करता है।
और फार्मा में अब कई सारे सब सेगमेंट्स भी बन चुके हैं। एंट्री अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश होती है और इसी तरह के सेशंस का इंतजार भी होता है जबकि गिरावट दिख जाए, फार्मा को प्ले आउट कर सके हम। आज हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर में डाउन सर्ज है। क्या इस गिरावट में कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी? फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी, इनफैक्ट का लाइफ साइंसेस पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। जी बिल्कुल, आज का करेक्शन जरूर हुआ है फार्मा में, बट जो लीडिंग फार्मा कंपनीज है जैसे कि सिप्ला है, रेड्डीज है, वहां पे कोई बड़े सेटअप चेंज नहीं हुए हैं, तो मैं इसको रूटीन करेक्शन फिलहाल तो पकड़ के चल रहा हूँ। तो अगर हम सिप्ला की तरफ जाते हैं तो सिप्ला में अभी भी डेली चार्ट्स पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पैटर्न मेंटेन है, तो करेक्शन में जरूर फोकस रहेगा, बट रिवर्सल के लिए वेट करूंगा क्योंकि आज पहला ही दिन है सिप्ला में अगर देखता हूँ तो करेक्शन का। बट लेवल के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहे हैं वो अराउंड 1560 1550 के रेंज में आ रहे हैं। अगर वो लेवल पे रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली सिप्ला में आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा, अगर मैं लुपिन की तरफ देखता हूँ तो ये स्टॉक इतना चला भी नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है और एक रेंज से बाहर निकलने के बाद एक नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी दिखा रहा है, इसमें भी फोकस रहेगा। अगर ये 2000 का लेवल जो थोड़ा सा दूर है फिलहाल, बट अगर ये ब्रेकआउट आता है वो लेवल्स पे तो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लुपिन में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड 2100 का रेजिस्टेंस रहेगा और ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो 1900 तक का सपोर्ट जो है वो एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन का काम करेगा। सर, लार्जर फार्मा प्लेस पर फोकस है जरूर। चंदन जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे मैक्स हेल्थ केयर पर। ये स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया जर्नी पिछले 6 महीने में देखी है। राइट फ्रॉम 1000 से नीचे के स्तर जहां हम देख रहे थे ऑलमोस्ट 950 970 के लेवल्स से लेकर 1182 का एक जर्नी तय करते हुए मैक्स हेल्थ केयर और ब्रोकरेजेस के माने तो यहाँ से फर्दर 1200 एंड उसके बाद 1400 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेटेड है। अब इस स्टॉक को हमने चलता ही देखा, मजबूती लगभग हर सेशन में हम देखते हैं। आज के सत्र में विजिबल डिक्लाइंस हैं, 3.25% की गिरावट है। क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, फिर चल चुका है ये स्टॉक ऑलरेडी? रुकना चाहिए यहाँ पे क्योंकि एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर होता था, बट पहली बार ऐसा हुआ है पिछले लगभग 100 डेज में कि 50 डेमा के नीचे होल्ड कर रहा है और सरेंडर हो रहा है काउंटर। तो आई थिंक थोड़ा और डिक्लाइन का वेट करना चाहिए। आई थिंक 1150 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो बाजार के स्ट्रक्चर थोड़े से बिगड़े हैं, इसके लिए यहाँ पे भी करेक्टिव मूव देखने को मिला है। इसका मल्टीपल हर्डल 1210-15 के आसपास है, या तो 1210-15 के ऊपर जाए तब समझे कि यहाँ पे बॉटम बने, अदरवाइज नीचे में 1150 1140 तक के डिक्लाइन पे बार्गेन बाय के लिए सोचा जा सकता है। जाएं, इसे वॉच लिस्ट में रखें। अच्छा चलता था ये स्टॉक, लेकिन फिलहाल जो है डाउन साइड्स विजिबल नजर आते हैं चार्ट्स पर। चंदन जी को इसे वॉच लिस्ट में रखेंगे जरूर। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर अमोल कोई टेक बनता है? फर्टिलाइजर में हमने देखा पिछले दिनों सीजनलिटी फैक्टर वर्कआउट जरूर कर रहा था। इनफैक्ट केमिकल एंड फर्टिलाइजर बास्केट की ही बात होनी चाहिए और यहाँ से आगे अब कह सकते हैं कि मानसून की चाल धीमी पड़नी तो चाहिए। फिलहाल हमने नहीं देखा कि पड़ रही है इतनी धीमी, देश भर में अब भी बारिश दिख रही है, लेकिन इसी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर एग्री रिलेटेड स्पेसेस पर क्या राय होगी? काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक करेक्शन भी आ रहे तो भी स्टॉक में शार्प आ रहे, मोमेंटम भी अगर पॉजिटिव साइड की तरफ आ रहे तो वो भी उतने ही प्रॉमिसिंग आ रहे। तो दोनों तरफ का मोमेंटम अगर शॉर्ट टर्म फॉर्मेशंस में देखता हूँ तो देखने को मिल रहा है। उसमें से अगर मुझे पिक करना है तो एक बड़े सपोर्ट्स के आसपास जो अवेलेबल है वो एक कोरोमंडल है टेक्निकल, जो डबल बॉटम या हायर बॉटम सपोर्ट है वो अराउंड 2280 की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट रिवर्सल फॉर्मेशन का वेट रहेगा, ओवरऑल मार्केट टेक्सचर भी थोड़ा सा वीक है, इसके लिए भी रिवर्सल अगर आता है तो कोरोमंडल पे फोकस जरूर रहेगा। दूसरा, फैक्ट के ऊपर भी फोकस रहेगा। ये एक रेंज से बाहर निकलने के बाद वापस से एक करेक्शन में गया है, अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ जाता है तो फैक्ट में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सपोर्ट्स 950 के आसपास है, ऑन द हायर साइड 1050 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो स्टॉक में एक डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये राय इस वक्त फर्टिलाइजर एग्री रिलेटेड काउंटर्स पर। और ऑटो क्षेत्र की जहां हम बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर स्पेस को भी टच बेस करना चाहिए चंदन जी, बिकॉज
ऑटो सेक्टर इन पर्टिकुलर पिछले दिनों में ट्रैक्टर स्पेस में भी काफ़ी एक्शन दिखा था और यहाँ से आगे ऑटो सेक्टर की चाल में हम देख रहे हैं 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो इजाफा देखने मिलेगा। जहाँ ऑटो चलेंगे तो उसके साथ साथ ऑटो एंसलरी का भी चलना बिल्कुल तय है। टायर स्टॉक्स, बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स, एंसलरी के एंसलरी लाइक कार्बन ब्लैक, कोई पर्टिकुलर टेक इन तमाम स्पेसेस पर? देखिए बिल्कुल आपने एस्कॉर्ट्स की बात की। एस्कॉर्ट्स थोड़ा सा डल हुआ है। यूजुअली एस्कॉर्ट्स एक स्ट्रॉन्ग काउंटर होता था बट अभी मोमेंटम थोड़ा स्लो है और बट अच्छी बात है कि वोलेटिलिटी इस काउंटर की थोड़ी कम है रिसेंटली, वो एक पॉजिटिव तथ्य है। इमीडिएट बेसिस पे देखिए तो लगभग 3450 एक मेजर सपोर्ट का कामकाज करना चाहिए। उसके अलावा आप टायर स्टॉक्स की बात करें तो मिक्स क्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रेंज बाउंड बायस है, इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे नहीं है। तो आई थिंक अगेन फोकस करें तो हेवीवेट्स काउंटर पे नजर आ रही है, चाहे आप मारुति की बात करें या फिर एशर मोटर की बात करें, उन्हीं पे नजर रखना चाहिए जहां पे सेफ्टी के साथ में मोमेंटम दोनों बने हुए। फैक्ट जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के चलते भी ये तमाम स्पेसेस हैं जो कि फोकस रेडार पर रहेंगे। कंजम्पशन को ही तूल और बढ़ावा देने के लिए जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 15 अगस्त के मौके पर स्वतंत्रता दिवस पर किया गया था। और इन पर्टिकुलर ट्रैक्टर और बसेस की अगर बात करें, एंटिसिपेशंस हैं कि जीएसटी में कटौती टू 18% फॉर बसेस और 5% फॉर ट्रैक्टर्स। सो क्लियरली ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक तरह से बढ़ावा, फेस्टिवल डिमांड से पहले तो ये मजबूती का रुझान और बूस्टअप मिलता ही है, लेकिन ये जो खबर है उसका भी इम्पैक्ट बिल्कुल नज़र आएगा। तो इस पर रखे नज़र बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ और स्पेसेस, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, अमोल, सरकार जो है काफ़ी हद तक इन स्पेसेस को भी डेवलप करने की कोशिश करती है और कर चुकी है अब तक। अगर आप देखिए डिफेंस का खेमा पिछले 5 सालों में जितनी तेज़ी दिखा चुका है, ऑर्डर विंस के चलते, स्वदेशीकरण को सबसे ज़्यादा महत्व देते हुए, और अब तो और ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि सारे कारोबारियों को अपने शॉप्स, अपने शोरूम्स, अपने फैक्ट्रीज, उसके बाहर स्वदेशी का एक स्टैंप लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम यहाँ स्वदेशी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो टैरिफ इम्प्लिकेशंस ताज़ा आए हैं उसी के जवाब पे पीएम ने ये एक जवाब दिया है। क्या टेक है डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस को लेकर? इस वक्त हम गिरावट देख रहे हैं, लार्जर प्ले है, लेकिन फिर भी अगर हम मीडियम टर्म के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी जो सेटअप है मंथली चार्ट्स पे या वीकली चार्ट्स पे वो इतना खराब हुआ नहीं है। अभी भी एक डिसेंट जो करेक्शन के बाद एक रिवर्सल का वेट कर रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा करेक्शन हुआ है और वो काफी एक्सटेंड हुआ है। 1 या 2 महीने में सभी बीईएल, एचएएल या मजगांव डॉक जैसे जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे वहां पे करेक्शन देखने को मिला है, बट यहाँ पे रिवर्सल का वेट रहेगा। अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। अगर हम बीईएल की तरफ देखते हैं तो 380 एक लेवल रहेगा, जहां पे अगर ये स्टॉक क्लियर कर देता है सक्सेसफुली तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड अगर हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देखते हैं तो आई थिंक 410 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, बट रिवर्सल का वेट रहेगा। अबाउट 380 बुलिश मोमेंटम शॉर्ट टर्म में बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 366 रुपए का भाव, 1.5% की कमजोरी। और सरकारी शेयरों में हम देख रहे हैं कि कभी कभी रह के रुझान बढ़ता है और कभी कभी प्रॉफिट टेकिंग का माहौल बन रहा है, वो सस्टेनेबल बाइंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप बाजार को देखेंगे तो निफ्टी बैंक इस वक्त आपको दिखाई देगा करीब करीब 600 अंक नीचे, 54,500 के आसपास है निफ्टी बैंक, और 56,156 का लेवल हमने देखा था 18 अगस्त को, यानी कि उस लेवल से करीब करीब 1600 पॉइंट निफ्टी बैंक नीचे आ गया है। और 21 अगस्त को हमने देखा था 25,153 पर गया था निफ्टी, वहां से करीब 325 अंकों की गिरावट निफ्टी में आ गई है। तो जो तेजी बनी थी जीएसटी के अनाउंसमेंट को लेकर, ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की की बैठक के बाद, वो सारी की सारी चीजें रिवर्स होती हुई दिख रही है। और हमने कहा था तब कि अगर निफ्टी 24,800 के ऊपर जाकर टिके तब पहला कंफर्मेशन आएगा, 25,000 के ऊपर निकल जाए तब मान के चलिए कि नहीं तेजी अब सस्टेनेबल हो जाएगी, अदरवाइज तो फिर मामला ढीला ही लग रहा है। और आज फिर से थोड़ा बेयर्स का शिकंजा बाजार पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि क्या इंट्राडे में कोई रिकवरी आती है। कुछ शेयर हर निशान में वापसी करते हुए दिख रहे हैं, उसमें आप बता दें आपको इटर्नल, आईटीसी, इन्फोसिस,
हीरो मोटो, विप्रो, टीसीएस, तो आईटी वाले, थोड़े थोड़े ऑटो वाले और कंजम्पशन वाले जो खेमा हैं वो बाजार में आपको एक्टिव दिखा देगा। अदरवाइज जहां पर टैरिफ का इंपैक्ट है और बैंकिंग, इन्होंने बाजार का मूड काफी खराब करके रखा हुआ है। सन फार्मा सबसे ज्यादा कमजोर है और एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक भी आज हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन गणेश चतुर्थी है तो फिर थोड़ी फेस्टिवल की बातचीत कर लेते हैं। ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, पंडाल भी सज गए हैं और कल देश भर में और खास तौर से महाराष्ट्र में, मुंबई में, वहां तो एक छटा ही अलग होती है गणेश चतुर्थी की। गणेशोत्सव तो धूमधाम से मनाया जाता है। ये आप पहली झलक देख रहे हैं जीएसपी गणपति की। लालबाग के राजा के भी दर्शन आप वर्चुअली हमारे माध्यम से भी कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरिया के नारे गूंज रहे हैं चारों तरफ और ईटीनो उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं कि इस त्योहारों की रंग से रंगा हुआ है। और आज काफी खास चीजें हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं। 12:30 बजे स्पेशल शो है, आपके लिए हम कुछ बढ़िया शेयर बताएंगे। निवेश का श्री गणेश करने के लिए शेयर विशेष करें श्री गणेश, ये हमारा शो होगा। 4 बजे विघ्नहर्ता स्ट्रेटजी, 5 बजे बप्पा के रंग स्वदेश के संग और 5:30 बजे कम्युनिटीज का हमारा शो होगा, गणपति, गोल्ड और गुड लक। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। बहुत मन को छोटा करने, निराश होने की जरूरत है नहीं। ये शॉर्ट टर्म में चीजें हो सकता है कि परेशान करें। अगर आप निवेशक हैं तो आपको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप स्थिर मन होके जो स्टॉक्स आपके पास हो थोड़े बहुत समीक्षा कर लीजिए। और शॉर्ट टर्म का ये पेन है। लेकिन एक काम करते हैं, चलिए 10 के बाजार की शुरुआत कर लेते हैं सीधे हेडलाइंस के साथ। ठीक है, थोड़ी देर में हेडलाइन लेके आएंगे। लेकिन चंदन जी, मार्केट को लेकर क्या आपको लगता है कि इंट्राडे में थोड़ी बहुत कोई रिवर्सल के संकेत आएंगे या फिर आज का दिन छोड़ दें? अब जो भी होगा हम गुरुवार को देखेंगे क्योंकि कल तो छुट्टी है। मेरे हिसाब से मार्केट में सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें, इंडेक्स बड़े दायरे में रहता रहेगा। और आप ऑटो काउंटर्स पे फोकस करें। आइसर मोटर में आपको एक दमदार मोमेंटम बनेगा। उनो इंडिया पे ध्यान रखें, उनो इंडिया में भी एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है। मारुति जैसे काउंटर पे ध्यान रखें। तो आई थिंक इस बाजार में इंडेक्स को थोड़ा सा साइड में करके सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है। फिर ऐसा मानना है कहीं ना कहीं 24,700 एक सपोर्ट का काम करेगा। शुरुआती एक बार का जो मंदी का माहौल था हो चुका है। आई थिंक नीचे के लेवल पे थोड़ी सपोर्ट बेस बाइंग आएगी तो उस रिकवरी को भी प्ले करने के आप माहौल बना सकते हो। बट ध्यान रखिए कल छुट्टी भी है और फेस्टिव मोड भी है तो यहाँ चलते कोई बड़ी पोजीशन लेगा नहीं। शायद वो भी एक रीजन हो सकता है कि ना तो अब कोई बड़ी मंदी आएगी और ना कोई बड़ी रिकवरी के चांसेस भी बनेंगे। बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक आपको फोकस करना चाहिए। और यदि कोई यहाँ पे रिटर्न के लिए फोकस करना चाहता है तो मेरे हिसाब से सिलेक्टिव ऑटो काउंटर में ध्यान रखें। वहां पे आपको ज्यादा मोमेंटम मिलेगा, इन्फ्रा जनरेट होगा कंपेयर टू निफ्टी में मूवमेंट कैप्चर करने के। ठीक है, ये यूनो मिंडा पर भी फोकस कीजिए। लेकिन चंदन जी बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। तेजस भाई आपका बहुत शुक्रिया और गौरव जी आपका बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन विक्रम सोलार की लिस्टिंग होने जा रही है और पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीद है विक्रम सोलार की। आप देखिए 345 रुपये के भाव आपको दिखाई देंगे। 332 रुपये का इसका इशू प्राइस था विक्रम सोलार का और जो इसका इशू साइज था करीब करीब 800 करोड़ रुपए, 770 करोड़ रुपए का ये इशू था और पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है विक्रम सोलार की। हालांकि अगर बाजार अगर अच्छा होता तो ये लिस्टिंग थोड़ी और बेहतर होती। इसके अगर हम प्रमोटर की बात करें, अगर हम बड़े निवेशकों की बात करें तो आशीष कचोलिया, इसके अलावा मुकुल अग्रवाल जैसे निवेशक हैं। 19 से 21 अगस्त तक ये आईपीओ खुला हुआ था। सोलर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और जो रिस्पॉन्स आया निवेशकों का वो बड़ा कमाल का था। हालांकि रिटेल का पोर्शन करीब 7 गुना भरा था लेकिन ओवरऑल करीब 54 गुना सब्सक्राइब होके ये आईपीओ बंद हुआ था। और उसमें अगर आप क्यूआईबी का पोर्शन देखेंगे ना, यानी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स होते हैं, वो करीब 140 गुना भरा था। तो एक स्ट्रांग डेब्यू की उम्मीद तो थी विक्रम सोलर से और एज एक्सपेक्टेड देखिए शुरुआत मतलब बहुत कोई धूम धड़ाके से नहीं हुई है लेकिन एक सदी हुई शुरुआत की है। 332 रुपए का भाव अब हो गया है 352 रुपए का। करीब 6% की तेजी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगी विक्रम सोलर की। तो एक बढ़िया लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की। तो इनके मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। 10:35 पर हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के सीएफओ
रंजन जिंदल और समझेंगे कि आगे के ग्रोथ प्लान्स को लेकर कंपनी की क्या योजना है। तो इस पर आप फोकस करके चलिएगा, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आज कमोडिटीज बाजार में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। और सीधे चलेंगे विश्व मोहन के पास जो लेकर जुड़ गए हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट।